बहुआयामी खेल, पार्षद से माफी। एक, इस भव्य उपस्थिति के उदय ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वांग टेंग की आभा अनेस्ट से टक्कर लेगी। प्राचीन और गहन वातावरण के साथ साथ गरजने वाली और शक्तिशाली आभा आमतौर पर केवल शाश्वत मंच की शक्तियों की उपस्थिति में ही देखी जाती थी। लेकिन अब ये वांग टेंग के आसपास प्रकट हुआ। वह एक ब्रह्मांड चरणीय मार्शल योद्धा था। उसके और एक शाश्वत चरणीय मार्शल योद्धा के बीच का अंतर बहुत बड़ा माना जाता था। वह ऐसा आभामंडल कैसे प्राप्त कर सकता था? अनेस्ट के चेहरे पर भाव बदल गए। वह हैरान था कि वांग टेंग इतनी मजबूत आभा कैसे फैला सकता है। यहाँ तक कि अनेस्ट की प्रभावशाली उपस्थिति भी फीकी पड़ रही थी। युआन म्यू ने यह दृश्य देखा, उसकी निगाहें अविश्वास में तेजी से झपकने लगीं। जब वांग टेंग ने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ अकेले ही मुकाबला किया था, तब भी उन्होंने इसी तरह की आभा दिखाई थी। हालांकि ये तथ्य कि यह आभा ब्रह्मांड मंच की महाशक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है, समझ से परे था। वु दे को भी विस्मय का अनुभव हुआ। वांग टेंग लगातार उसकी पूर्वधारणाओं को तोड़ता रहा। जैसे ही अनेस्ट ने अपनी आभा छोड़ी, वह कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वांग टेंग उससे भी तेजी से प्रतिक्रिया करेगा और उसके बराबर की आभा छोड़ेगा। इस आदमी ने खेती कैसे की? लेकिन जल्द ही वह संभल गए और गहरी आवाज में बोले, काउंसलर अनेस्ट, क्या आपने अपने कार्यों के परिणामों पर विचार किया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह मुझे उकसा रहा है, अनेस्ट ने शांति से उत्तर दिया। हम्फ, वांग टेंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर काउंसलर अनेस्ट को लगता है कि नया छात्र होने का मतलब है कि मुझे धमकाया जा सकता है, तो बेझिझक मेरे पास आ जाए। मैं इस पार्षद के दर्जे को उतना महत्व नहीं देता जितना आप देते हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप अपने कार्यों के परिणामों को भुगत सकें। कभी कभी अज्ञानता सचमुच हास्यास्पद होती है। इतना कहकर उसने अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। तथाकथित अकादमी मध्यस्थता एसोसिएशन बहुत गंदा है। आपने मुझे निराश किया है। मैं पार्षद नहीं बनना चाहता। अनेस्ट का चेहरा भी पूरी तरह बदल गया। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह गुस्से से इतना भर गया था कि ज्वालामुखी फटने वाला था। उसकी आंखों से ठंडी रोशनी निकल रही थी और उसके अंदर हत्या करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। उसकी आवाज़ पूरे माहौल में फैल गई, जिससे सभी के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। वांग टेंग अकादमी मध्यस्थता संघ की ईमानदारी पर सवाल उठा रहा था। अनेस्ट का चेहरा भी पूरी तरह बदल गया। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह गुस्से से इतना भर गया था कि ज्वालामुखी फटने वाला था। उसकी आंखों से ठंडी रोशनी निकल रही थी और उसके अंदर हत्या करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। इस कमीने ने उसे अज्ञानी कहने की हिम्मत की, उसे हास्यास्पद कहने की हिम्मत की। उन्होंने अकादमी मध्यस्थता एसोसिएशन पर भी सवाल उठाने का साहस किया। यदि आज की घटना की खबर फैल गई तो संभवतः उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह धूमिल हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से वांग टेंग, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसे आसानी से नियंत्रित कर सकता है, ने उसे इस हद तक धकेल दिया। समस्या ये थी कि उसके पास वांग टेंग से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। अनेस्ट का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी नज़र पीछे हटे हुए वांग टेंग की आकृति पर टिकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग टेंग इतनी आसानी से अपना पार्षद का दर्जा छोड़ देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ऐसा लग रहा था कि वांग टेंग जानबूझकर उसे बहका रहा था और उसे मजबूर कर रहा था कि वह झुक जाए। ये सिर्फ एक ख्वाहिश थी। वह कभी भी ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा के सामने झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। कदम दर कदम वांग टेंग अपने डेविल स्लेयर अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ रहा था। वह मजाक नहीं कर रहा था। उसके पास फिलहाल अनेस्ट से निपटने का कोई साधन नहीं था, लेकिन अगर वे सोचते थे कि वे उसे अपमानित कर सकते हैं तो वे भ्रम में थे। वह यहाँ धमकाए जाने के लिए नहीं आया था। जहाँ तक इस मामले का सवाल है तो वह भविष्य में इसे धीरे धीरे सुलझा लेंगे। हालांकि उसने पहले भी एक ब्रह्मांड मंच के योद्धा को हराया था, लेकिन वे बहुत ही असाधारण परिस्थितियां थीं। अनेस्ट निस्संदेह ब्रह्मांड मंच के प्राणियों में शीर्ष पर था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ वह इस समय मुकाबला नहीं कर सकता था। पार्षद वु दे ने बिना कोई हस्तक्षेप किए ये दृश्य देखा। उनकी आंखों में उपहास की झलक थी। बहुत दिलचस्प। वांग टेंग अकादमी मध्यस्थता संघ में आधिकारिक रूप से शामिल होने से पहले ही अनेस्ट जैसे पुराने पार्षदों को इस हद तक परेशान करने में कामयाब हो गया कि अनेस्ट के पास उससे निपटने का कोई साधन नहीं बचा। यह इतिहास में पहली बार हुआ था। अनेस्ट, आप क्या करेंगे? सेनेटर वुड को आश्चर्य हुआ। क्या वे वांग टेंग को स्वतंत्र रूप से जाने देंगे या अपनी गलती स्वीकार करेंगे? अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने दूसरी दिशा में देखा। पार्षद वांग टेंग, कृपया प्रतीक्षा करें। एक आवाज़ गूंजी और 3 आकृतियां अचानक वांग टेंग के सामने आ गईं और उसका रास्ता रोक दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये और भी अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। वु दे को थोड़ी सी उत्तेजना महसूस हुई। एक वांग टेंग ने कई पार्षदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की थी।
ऐसा लग रहा था कि अकादमी मध्यस्थता संघ में वांग टेंग के प्रवेश ने कई लोगों की रुचि जगा दी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग एक साथ सामने नहीं आते। यदि वांग टेंग ने ऐसा हंगामा नहीं किया होता तो वे यहाँ नहीं आते और सिर्फ नाटक देखते रहते। वांग टेंग ने अपनी आंखें सिकुड़कर व्यक्तियों के समूह की बारीकी से जांच की। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय किया जिससे वह उनकी ताकत को पहचान सका, जो अनेस्ट से कम नहीं थी। उनके चारों ओर बल की चमक चकाचौंध थी, जो ये संकेत दे रही थी कि वे सभी ब्रह्मांड के स्तर पर थे। अनेक ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं का एक साथ प्रकट होना, विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में, ये दर्शाता है कि वे संभवतः पार्षद थे। वे पहले नहीं दिखे थे, लेकिन अब वे सभी एक एक करके दिखाई दिए। हम्फ, वांग टेंग ने अपने दिल में सिसकी ली। पार्षद सोन कुवान, पार्षद होंग ली, पार्षद एंटोनी, भगवान, ये सभी जाने माने पार्षद हैं और ये सभी वांग टेंग की वजह से ही यहाँ आए हैं। आश्चर्यजनक है, वांग टेंग वास्तव में असाधारण है, जो एक साथ इतने सारे पार्षदों को आकर्षित करने में सफल रहा है। मुझे बस यह आश्चर्य है कि ये पार्षद किस पक्ष में हैं। अल्पविराम, नीचे खड़े दर्शक ये देखकर चौंक गए कि 3 पार्षद एक साथ आ गए हैं। वे स्थिति पर चर्चा करने से खुद को नहीं रोक पाए। यह क्या है? वांग टेंग का मूड इस समय बहुत अच्छा नहीं था। उसने उनके साथ बहुत सम्मान से पेश नहीं आया, और जब उसने अपने सामने 3 आकृतियों को देखा तो उसने बस उदासीनता से पूछा, बहुआयामी खेल, पार्षद से माफी दो। उसके सामने बैठे 3 लोगों में से 2 ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। ऐसा लग रहा था कि वे नाखुश हैं। उन्हें लगा कि वांग टेंग बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। उनका नेतृत्व करने वाला एक मिलनसार युवक था, जिसने अपना परिचय देते हुए कहा, पार्षद वांग टेंग, मेरा नाम सोन कुवान है। मैं अकादमी मध्यस्थता संघ में पार्षद भी हूँ। वांग टेंग, काउंसलर सोन कुवान तटस्थ हैं। वह जज के पक्ष में नहीं है, वुडे ने जल्दी से आवाज संचरण का उपयोग करते हुए कहा। पार्षद सोन कुवान, वांग टेंग ने दूसरे पक्ष की ओर सिर हिलाया। चूंकि उनका न्यायाधीश से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उन पर क्रोध प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय वांग टेंग को अकादमी मध्यस्थता संघ के भीतर आंतरिक सत्ता संघर्ष की कुछ समझ प्राप्त हो रही थी। अनेस्ट स्पष्टतः न्यायाधीश के पक्ष में था, जो कि 7वें तार्कीय अकादमी के अकादमी मध्यस्थता संघ के भीतर सबसे शक्तिशाली गुट था। हालांकि ये स्पष्ट था कि वे विशेष रूप से वांग टेंग के पक्ष में नहीं थे। आज की घटनाओं ने वांग टेंग को कई संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। शायद शुरू से ही 7वें जज ने उसे मध्यस्थता संघ के मुख्य मंडल में इतनी जल्दी प्रवेश न करने देकर उसे दबाना चाहा था। दुर्भाग्य से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। वांग टेंग आसानी से दबने वाला व्यक्ति नहीं था। उसके निर्णायक कदमों ने जज को चौंका दिया, जिससे उसे अकादमी मध्यस्थता संघ के मुख्य मंडल में प्रवेश करने से रोकना असंभव हो गया। इस मामले को लेकर न्यायाधीश की वर्तमान हताशा की केवल कल्पना ही की जा सकती है। वांग टेंग इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अचानक उसे ये सब मज़ेदार लगा। एक न्यायाधीश को परेशान करने के विचार से उन्हें एक अजीब सी उपलब्धि का एहसास होता था। पार्षद वांग टेंग, पार्षद अनेस्ट की पिछली हरकतें वास्तव में अनुचित थीं, लेकिन हमारा अकादमी मध्यस्थता संघ किसी भी तरह से वैसा नहीं है जैसा आप कल्पना करते हैं। कृपया गलतफहमी न पालें, पार्षद सोन कुवान ने वांग टेंग के नर्म स्वर को देखते हुए कहा। मैं ये भी मानना चाहता हूं कि अकादमी मध्यस्थता संघ न्यायपूर्ण है, लेकिन आज मैंने जो देखा है, यहाँ तक कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव ने भी मुझे कुछ हद तक निराश कर दिया है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाते हुए शिकायत और गहरी निराशा की भावना व्यक्त की। ठीक है, पार्षद सोन कुवान कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने पीछे देखा और कहा, पार्षद अनेस्ट, आपने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला। अकादमी मध्यस्थता संघ की प्रतिष्ठा के लिए आपको पार्षद वांग टेंग से माफ़ी मांगनी चाहिए। वांग टेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। पार्षद सोन कुवान ने अनेस्ट से माफ़ी मांगने को कहा। यह दिलचस्प था। माफ़ी मांगो, ये बिल्कुल असंभव है। अनेस्ट का चेहरा गंभीर हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, पार्षद सोन कुवान, आपने ये देख लिया है। पार्षद अनेस्ट बस मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, वांग टेंग ने कहा। आप क्या सोचते हैं? पार्षद सोन कुवान ने अपना सिर हिलाया और अन्य 2 पार्षदों की ओर देखा। होंग ली और एंटोनी ने एक दूसरे को देखा। वे दुविधा में थे, लेकिन अंततः उन्होंने समझौता करने का फैसला किया। अनेस्ट, क्षमा मांगो, जज के लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ, होंग ली ने आवाज संचरण का उपयोग करते हुए कहा। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा से माफी मांगना, क्या तुम सब पागल हो गए हो? अनेस्ट का चेहरा काला पड़ गया। एंटोनी ने कहा, ऐसा नहीं है कि हम पागल हो गए हैं, लेकिन अगर यह मामला बढ़ता रहा तो इसमें अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। वांग टेंग की पार्षद के रूप में स्थिति के लिए राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था। विचार करें कि न्यायाधीश अंततः इस मामले को कैसे संभालेंगे। क्या राष्ट्रपति? अनेस्ट के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। वह अविश्वास से वांग टेंग की ओर देखने लगा।
अन्यथा आपको क्या लगता है कि वह एक सहयोगी परिषद सदस्य से पार्षद कैसे बन गया? होंग ली ने आह भरी। अनेस्ट के हाव भाव बदलते रहे। वह तीव्र आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा था। आखिरकार उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं जज के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। इस समय नीचे बैठे दर्शकों को पहले से ही स्थिति को समझने में कठिनाई हो रही थी। क्या उन पार्षदों ने वास्तव में पार्षद अनेस्ट को वांग टेंग से माफ़ी मांगने पर मजबूर किया? ओकहम के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल राख हो गया हो। अगर काउंसलर अनेस्ट को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया गया तो क्या उसके लिए कोई उम्मीद बची थी? ये कैसे हो गया? चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। किस आधार पर वांग टेंग ने अकादमी मध्यस्थता संघ के एक लंबे समय से स्थापित शक्तिशाली पार्षद से माफ़ी मांगी? ओकहम के मन में अनगिनत शंकाएं उमड़ पड़ीं। युआन म्यू सब कुछ देखकर बेसुध हो गया। उसकी मुठियां अनजाने में ही बंद हो गईं। वांग टेंग ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था। वह लगातार वह सब क्यों हासिल कर सकता था जो दूसरे नहीं कर सकते थे? वांग टेंग शांति से अनेस्ट को देख रहा था। उसकी आंखें उदासीन थीं, फिर भी उनमें थोड़ा उपहास झलक रहा था। वांग टेंग के हाव भाव देखकर अनेस्ट को बहुत अपमान महसूस हुआ। उसने अपना भाव स्थिर रखा और गहरी सांस ली। ओकहम से जुड़े मामले को पहले ठीक से न संभालने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये पूरी तरह से मेरी गलती है और इसका मध्यस्थता एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। उसकी आवाज़ धीमी नहीं थी ताकि आसपास के सभी लोग सुन सकें। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर हॉन्फना। भीड़ में सामूहिक आह की आवाज़ गूंज उठी। अनेस्ट ने सचमुच माफ़ी मांगी थी। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा से माफ़ी मांग रहा है। एक अनुभवी पार्षद एक नए पार्षद से माफ़ी मांग रहा है। ये कल्पना से परे था। ओकहम की आंखों की चमक पूरी तरह से फीकी पड़ गई। काउंसलर अनेस्ट की माफ़ी के बाद अब उसकी जान नहीं बच सकती थी। गलत, वह गलत था। एक वरिष्ठ सेनेटर से माफ़ी मांगने के लिए वांग टेंग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उकसाने का जोखिम वहन नहीं कर सकते थे। अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना बेतुका था। मूर्खतापूर्ण तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को भड़काने की कोशिश कर रहा था जिसे वह संभाल नहीं सकता था। ये निगलने के लिए एक कड़वी गोली थी। युआन म्यू का मन उथल पुथल में था। उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर कुछ अंकुरित हो रहा है। तो ये सच्चा प्रभुत्व था। अतीत में वह अपने भाई के प्रभाव की छाया में रहा था। उसका प्रभुत्व उसके भाई से उपजा था, न कि उससे। उनकी तुलना वांग टेंग से नहीं की जा सकती। वांग टेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, भीतर सतर्कता की भावना उभर रही थी। अनेस्ट कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वह झुक सकता था और झुक सकता था, जैसा कि उसकी सार्वजनिक माफ़ी से पता चलता है। ऐसे शत्रु सबसे अधिक दुर्जेय थे। दुर्भाग्यवश वह फिलहाल इस समस्या का समाधान करने में असमर्थ हैं। वह अच्छी तरह समझ गया था कि उसके और अनेस्ट के बीच दुश्मनी आज और भी गहरी हो गई है। अनेस्ट उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा और उसका भी इरादा इसे खत्म होने देने का नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों को इस बात का पूरा एहसास था। पार्षद वांग टेंग, पार्षद अनेस्ट ने आपसे पहले ही माफ़ी मांग ली है। आप क्या सोचते हैं? पार्षद सोन कुवान ने पूछा। इस आदमी के बारे में क्या? वांग टेंग ने ओकहम की ओर इशारा किया। सोन कुवान के बोलने से पहले ही होंग ली ने उदासीनता से कहा, ओकहम ने बिना किसी कारण के एक पार्षद पर हमला किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके सहयोगी परिषद सदस्य का दर्जा रद्द कर दिया जाना चाहिए। वह सिर्फ एक एसोसिएट काउंसिल सदस्य थे। उन्हें हटाना कोई समस्या नहीं थी। भले ही वह पार्षद बन गया होता, फिर भी उनकी नज़र में वह बहुत हीन था। वे लंबे समय तक पार्षद पद पर रहे थे। अकादमी मध्यस्थता संघ के भीतर उनका अवर्णनीय प्रभाव था। नवनियुक्त पार्षद उनसे अतुलनीय थे। बेशक वांग टेंग एक अपवाद था। वह इतना खास था कि पार्षदों को उसके साथ सावधानी से पेश आना पड़ा, वरना आज यह नज़ारा नहीं होता। वांग टेंग ने अनेस्ट की ओर देखा। इसे रद्द कर दो, अनेस्ट ने उदासीनता से कहा और ओकहम की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। अच्छा, वांग टेंग ने सिर हिलाया और कहा, अगर चीज़ें पहले ही इस तरह से हो जाती तो बेहतर होता। इसे इस हद तक क्यों बढ़ाया जाए? ओकहम के चेहरे पर निराशा के भाव थे। जिस पद के लिए वह वर्षों से प्रयास कर रहा था वह पूरी तरह से खो चुका था और ऐसा लग रहा था कि उसे अकादमी मध्यस्थता संघ में प्रवेश का फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। उनके सहयोगी परिषद सदस्य का दर्जा रद्द होने के बाद वे परिषद से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। कई दर्शकों ने सहानुभूति में आह भरी। ओकहम का भाग्य वास्तव में दुखद था। वांग टेंग को अपमानित करने से उसे पिटाई से भी बदतर, 1000 गुना ज्यादा दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा। पार्षद वांग टेंग, चूंकि मामला सुलझ चुका है तो क्यों न आप हमारे साथ आकर अपने पार्षद पद की औपचारिकताएं पूरी करें। पार्षद सोन कुवान ने इशारा करते हुए उन्हें आगे बढ़ने का सुझाव दिया। वांग टेंग एक गर्म आलू बन गया था।
आगे की वृद्धि से बचने के लिए उसे पार्षद के रूप में आसानी से स्थानांतरित करना सबसे अच्छा था। इस तरह वे राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करने से बच सकते थे। वांग टेंग ने सिर हिलाया। इस समय वह अपना पार्षद का दर्जा नहीं छोड़ेगा। अनेस्ट के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए उसे इस पद का लाभ उठाने की जरूरत थी। सोंग कुवान ने राहत की सांस ली। इसके बाद वे वांग टेंग को अकादमी मध्यस्थता संघ के अंदरूनी हिस्से की ओर ले गए। अनेस्ट की निगाहें ठंडी ही रहीं क्योंकि वह वांग टेंग के जाते हुए रूप को घूर रहा था। जब तक वांग टेंग पूरी तरह से परिषद में प्रवेश नहीं कर गया तब तक अनेस्ट की छवि धीरे धीरे फीकी नहीं पड़ी। युआन म्यू ने आह भरी और औखम की तरफ देखा। उसने किसी को निर्देश दिया कि वह उसकी चोटों को ठीक करने में मदद करे और फिर वापस चला जाए। उसे अपनी साधना पर वापस लौटना था और वांग टेंग से मिलना था। दर्शक धीरे धीरे तितर-बितर हो गए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति बड़ी दिलचस्पी के साथ घटना पर चर्चा करता रहा। आज अकादमी मध्यस्थता संघ के प्रवेश द्वार पर जो कुछ हुआ उसे याद रखना तय था। परिषद के दरवाजे पर किसी ने भी इतना दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं की थी। किसी ने हाल की घटनाओं को रिकॉर्ड कर लिया, उसका वीडियो बना लिया और उसे छात्रों के आंतरिक नेटवर्क पर साझा कर दिया, जिससे काफी हलचल मच गई। अकादमी मध्यस्थता संघ के प्रवेश द्वार पर घटित घटनाएं शीघ्र ही पूरे 7वें स्टेलर अकादमी में फैल गईं। वांग टेंग पार्षद बन गए। ये खबर सुनने के बाद हर किसी की पहली प्रतिक्रिया थी। वांग टेंग एसोसिएट काउंसिल के सदस्य थे और अब आश्चर्यजनक रूप से वे पार्षद बन गए। इससे सभी लोग अचंभित रह गए। बाहरी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था और क्यों वांग टेंग पार्षद पदोन्नति मूल्यांकन पास किए बिना ही अचानक पार्षद बन गए थे। हालांकि उन्हें इस पर विश्वास करना पड़ा क्योंकि कई लोगों ने आंतरिक नेटवर्क वीडियो पर देखा कि कई पार्षदों ने वांग टेंग की पार्षद स्थिति को स्वीकार किया था। यह एक निर्विवाद तथ्य था। पार्षद। जब फैंग किंग्यान को यह खबर पता चली तो उसके चेहरे का हाव भाव एकदम बदल गया। उसका चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया। जब उन्होंने ये समाचार सुना तो वे साधना के लिए स्वयं को एकांत में रखने की तैयारी कर ही रहे थे, जिससे उनके लिए एकांत में ध्यान केंद्रित करना असंभव हो गया। इस व्यक्ति को खत्म कर देना चाहिए। फैंग किंग्यान की आंखों में हत्या की भावनाएं उभर आईं। वांग टेंग धीरे धीरे खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था। अगर उसे विकास जारी रखने दिया गया, यहाँ तक कि अकादमी मध्यस्थता संघ में भी दृढ़ रहने दिया गया, तो फैंग किंग्यान को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वांग टेंग के प्रतिशोधी स्वभाव को जानते हुए फैंग किंग्यान का मानना था कि वांग टेंग के पिछले कार्यों को देखते हुए वह आसानी से नर्म नहीं पड़ेगा। आपने कैसी तैयारियां की हैं? रुवान बानलियान ने मिलते ही जल्दी से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब तक वह स्टेलर अकादमी छोड़ देता है हम कार्रवाई कर सकते हैं। फैंग किंग्यान ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। अच्छा। रुवान बनलियान ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को शांत किया और ठंडे स्वर में कहा, अब जब वह एक पार्षद बन गया है तो वह निश्चित रूप से प्रासंगिक कार्यों के लिए स्टेलर अकादमी छोड़ देगा। यह एक शानदार अवसर है। हम उसे आगे बढ़ने नहीं दे सकते। निश्चिंत रहो, इस बार वह भाग नहीं पाएगा। फैंग किंग्यान ने विश्वास के साथ कहा। उसके व्यवहार को देखकर रुवान बनलियान उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों के बारे में बहुत उत्सुक थी। हालांकि उसे कई बार पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने इस बार आगे दबाव न डालने का फैसला किया। दूसरी तरफ यू किकियाओ, वुयान और अन्य लोगों को भी एक साथ यह खबर मिली, जिससे काफी हलचल मच गई। पार्षद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग पार्षद बन जाएगा, यू किकियाओ ने कहा। उसने ये कैसे कर लिया? वुयान की आंखें अविश्वास से चमक उठीं। वह आदमी पार्षद बन गया था। वह अकादमी मध्यस्थता संघ का पार्षद था, एक ऐसा पद जिसे पाने के लिए स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा भी संघर्ष कर सकते हैं। यह अविश्वसनीय था कि वांग टेंग, जो केवल ब्रह्मांड के चरण में था, सफलतापूर्वक पार्षद बन गया। यू यूनिक्सियन, बाय चुवान लियू, लूतियान और अन्य लोगों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। ये स्वीकार करने के बावजूद कि वांग टेंग वास्तव में उनसे अधिक दुर्जेय था, जिस गति से वह पार्षद बनने के लिए आगे बढ़ा वह आश्चर्यजनक था। पलक झपकते ही वह अकादमी मध्यस्थता संघ के पार्षद बन गए। उन्हें तुरंत ही अपनी स्थिति में अंतर महसूस हुआ। हा, बॉस बहुत ताकतवर है, बॉस कमाल का है। दूसरी ओर वेड ने जटिलताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए वांग टेंग के पार्षद बनने की खबर जश्न मनाने का एक बड़ा कारण थी। एक नए छात्र की हैसियत से काउंसलर बनना एक अभूतपूर्व घटना थी। इसे वर्णित करने का एकमात्र तरीका एक शब्द था, प्रभावशाली। लेकिन इस आदमी ने पार्षद बनने के तुरंत बाद ही दूसरे पार्षद को नाराज कर दिया। क्या यह एक अच्छा कदम है? यू किकियाओ ने अवाक भाव से टिप्पणी की। ओह, बाकी लोग भी कुछ अवाक रह गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। विचार करने पर उन्हें एहसास हुआ कि वांग टेंग ने पार्षद बनने के तुरंत बाद अनेस्ट नामक एक अनुभवी पार्षद को नाराज कर दिया था और उन्होंने ऐसा बहुत ही गहराई से किया था तथा सुलह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। मुसीबत खड़ी करने की उनकी प्रतिभा सचमुच बेजोड़ थी।
लेकिन ऐसा लगता है कि काउंसलर अनेस्ट ने अंत में बॉस के साथ कुछ नहीं किया। वह बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। इस बार वांग टेंग को शायद कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी पार्टी एक अनुभवी पार्षद है जिसका जबरदस्त प्रभाव है। अगर वह वांग टेंग से निपटना चाहता है तो यह आसान है। यू किकियाओ ने अपना सिर हिलाया। ये सच है, मैंने उस काउंसलर अनेस्ट के बारे में सुना है। मेरे बड़े भाई को भी उसके आसपास सावधान रहना पड़ता है, वुयान ने थोड़ी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। आशा करते हैं कि वांग टेंग को इससे निपटने में पूरा भरोसा है, यू किकियाओ ने आह भरी। अकादमी मध्यस्थता संघ के मामलों में हस्तक्षेप करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वुयान और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया और अधिक कुछ नहीं कहा। उधर एक एस्टेट के अंदर टोंगन और एक बेहद खूबसूरत महिला साथ बैठे थे। उन दोनों को भी वांग टेंग के पार्षद बनने की खबर मिल चुकी थी। बहन, देखो, मैंने उसके बारे में सही कहा था। यह आदमी बिल्कुल भी सरल नहीं है। टोंगन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर वह खुश हो गई। काउंसलर, उस खूबसूरत महिला ने भौहें उठाईं और सिर हिलाया। कॉस्मोस स्टेज पर पहुंचने के तुरंत बाद अकादमी आर्बिट्रेशन एसोसिएशन में काउंसलर बनना वाकई आसान नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। वह सुंदर महिला कोई और नहीं बल्कि टोंगन की बहन थी, जो ब्रह्मांड देवी की श्रेणी में सूचीबद्ध सुंदरी टोंगिया थी। यदि कोई उनकी विशेषताओं को ध्यान से देखे तो उनमें समानताएं नजर आएंगी। ये कहा जा सकता है कि टोंगन का प्यारा रूप निर्माता द्वारा थोड़ा विकृत सृजन था, और उसने अकादमी मध्यस्थता संघ में प्रवेश करते ही अनेस्ट को अपमानित करने का साहस किया। इससे मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ, टोंगिया ने आंतरिक नेटवर्क पर प्रसारित वीडियो को देखते हुए टिप्पणी की। वह साहसी और निडर है। अनेस्ट को लगा कि वह उसे समझ गया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक कठिन और अडिग प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ेगा जो चट्टान की तरह सख्त है। टोंगन ने हंसते हुए कहा, चट्टान की तरह कठोर, आपके रूपक काफी भद्दे हैं, टोंगिया ने थोड़ी झल्लाहट के साथ कहा। वह बस ऐसे ही व्यक्ति हैं, टोंगन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। टोंगिया ने सिर हिलाया। उसने उसे एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम उसके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हो। बहन, क्या आपको लगता है कि वांग टेंग की कीमियागिरी कौशल आपकी मदद कर सकती है? टोंगन ने टोंगिया के साथ हाथ मिलाते हुए झुककर शरारती मुस्कान के साथ पूछा। ओह, तुम चाहते हो कि वह मेरी मदद करे? टोंगिया ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। हाँ, उसकी कीमियागिरी की कलाएं असाधारण हैं। पिछली बार एजियो ड्रैगन का दिखना उससे संबंधित लग रहा था। जो व्यक्ति ऐसी उच्च स्तरीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, वह आपकी सहायता करने में सक्षम होना चाहिए, टोंगन ने कहा। मैं समझ गया, टोंगिया ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन उस तरह के अमृत के लिए सामग्री मिलना मुश्किल है। भले ही आप बिच्छू राजा स्टार पर मुख्य सामग्री में से एक को खोजने में कामयाब रहे, फिर भी एक और दुर्लभ मुख्य सामग्री गायब है और मैं अभी भी इसकी तलाश कर रहा हूँ। वह बोलते हुए आहें भरने लगी। हमें क्या करना चाहिए, और कौन सी सामग्री अभी भी गायब है? टोंगन ने उत्सुकता से पूछा। मैं कुछ समय के लिए अपने शरीर में जहर को दबा सकती हूँ। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, टोंगिया मुस्कुराए। हमें कौन सी सामग्री चाहिए? बहन, मुझे जल्दी बताओ। क्या तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रही हो? टोंगन ने उत्तेजित होकर पूछा। तुम अभी भी इतने अधीर हो, टोंगिया ने हंसते हुए उसके सिर पर प्यार से थपथपाया। लापता सामग्री को क्लाउड इम्मोर्टल मिल्क कहा जाता है। क्लाउड इम्मोर्टल मिल्क, टोंगन ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। मैंने ऐसी सामग्री के बारे में कभी नहीं सुना। ये सामान्य बात है कि आपने इसके बारे में नहीं सुना है। आमतौर पर केवल ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा और उससे ऊपर के ही इसके संपर्क में आते हैं, टोंगिया ने समझाया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कठोर स्वर में कहा, इसे खोजने मत जाओ। यह अत्यंत दुर्लभ है और इसका ग्रेड काफी ऊंचा है। यह अंतिम चरण के शाही स्तर के स्टार जानवरों और उससे ऊपर के लिए घातक आकर्षण है। इसलिए ऐसे खजाने हमेशा शक्तिशाली स्टार जानवरों द्वारा संरक्षित होते हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा प्राप्त कर सकते हैं। परम मंच शाही स्तर और स्टार जानवरों से ऊपर। टोंगन चकित था। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, चिल्लाया, लगता है कि केवल तुम, बहन, इसे संभाल सकती हो। मैं नहीं कर सकता। वह काफी आत्मजागरूक था। अगर क्लाउड इम्मोर्टल मिल्क की रक्षा अंतिम चरण के शाही स्तर और उससे ऊपर के स्टार जानवरों द्वारा की जाती थी, तो यह निश्चित रूप से उसकी पहुंच से परे था। हालांकि वह अपनी बहन की मदद करना चाहती थी, लेकिन वह अपनी सीमाएं जानती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, अगर वह लापरवाही से क्लाउड इम्मोर्टल मिल्क खोजने की कोशिश करती है, तो उसे अपनी बहन की मदद की जरूरत पड़ सकती है। यह अजीब होगा। जब तक तुम समझते हो, टोंगिया ने कहा। क्या मुझे वांग टेंग को संकेत देना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या कहता है? टोंगन ने सुझाव दिया, स्पष्ट रूप से वांग टेंग की मदद लेने के विचार को नहीं छोड़ा। चलो ऐसा करते हैं।
हाल ही में पार्षद के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद आप मेरे नाम से एक उपहार भेज सकते हैं, टोंगिया ने प्रस्ताव रखा। उसने एक पल के लिए सोचा और अपना हाथ हिलाया, जिससे एक नाजुक जेड बॉक्स मेज पर आ गया। तुम्हारे नाम पर, टोंगेन ने आश्चर्य से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन उपहार भेजने की पहल करेगी। ऐसा लग रहा था कि पार्षद बनने के बाद उसकी बहन भी वांग टेंग के प्रति सावधानी बरत रही थी। जेड बॉक्स खोलते ही टोंगेन को अंदर एक प्राचीन दिखने वाला स्क्रॉल मिला। यह क्या है? टोंगेन ने जेड बॉक्स में रखे स्क्रॉल को देखा और उत्सुकता से पूछा। यह एक कीमिया मैनुअल है जो मुझे संयोग से मिला, जिसे एक अर्ध कीमिया संत ने लिखा है। मूल रूप से मैंने इसका उपयोग कीमियागरों को प्रभावित करने के लिए उनकी सहायता लेने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जब आपने मेरे लिए एक उत्कृष्ट कीमियागर ढूंढ लिया है तो मैं ये मैनुअल उसे दे दूंगी, टोंगिया ने मुस्कुराते हुए समझाया। एक अर्ध रसायन शास्त्र संत की रसायन शास्त्र की पुस्तिका। टोंगेन ने आश्चर्य से कहा, बहन, तुम बहुत उदार हो। ये वस्तु हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। इसकी असली क्षमता केवल एक महान कीमियागर के हाथों में ही महसूस की जा सकती है, टोंगिया ने उदासीनता से कहा। ऐसा मत कहो, अगर तुम इसे नीलाम कर दोगे तो कई महान कीमियागर इसे पाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। वे गोलियां बनाने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वांग टेंग के लिए एक बहुत बड़ा सौदा है, टोंगेन ने टिप्पणी की। अन्य कीमियागर ग्रैंडमास्टर वांग टेंग की तुलना कैसे कर सकते हैं? वह बहुत युवा है और मार्शल आर्ट में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। उसकी दोस्ती पाने और स्थिति का लाभ उठाने के लिए कुछ हद तक महत्वहीन कीमिया मैनुअल देना हमारे लिए एक जीत है, टोंगिया ने अपनी आंखों में एक बुद्धिमान चमक के साथ कहा, हंसते हुए। बहन, तुम बहुत चालाक हो, टोंगेन ने अविश्वास से उसे घूरते हुए कहा, फिर अंततः जवाब दिया। वह सोचती थी कि वह चतुर है, लेकिन अपनी बहन की तुलना में वह खुद को मूर्ख महसूस करती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी बहन ने ब्रह्मांड देवी का दर्जा हासिल कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या तुमने अभी अपनी बहन को चालाक कहा? टोंगिया ने झुंझलाहट भरे भाव से अपना गाल दबाया और आंखें घुमाईं। हाँ, टोंगेन ने हंसते हुए कहा, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने अपनी बहन को साजिश करने वाला नहीं कहा। ये सिर्फ बहनों के बीच एक मजाकिया टिप्पणी थी। तो फिर आगे बढ़ो, टोंगिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ, टोंगेन ने सिर हिलाया और मेज से जेड बॉक्स उठाया और खुशी से उछल पड़ा। अल्पविराम। टोंगेन अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने समाचार देखने के बाद कार्रवाई की। यहाँ तक कि जी फेउन, वूता और अन्य लोगों ने भी वांग टेंग को बधाई देने के लिए उपहार तैयार करना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे टोंगिया ने किया था। पार्षद बनने से वांग टेंग का दर्जा उनके बराबर हो गया। यदि पहले वे केवल वांग टेंग की क्षमता में रुचि रखते थे तो अब उन्हें उसके आधिकारिक पद के कारण उसके साथ समान व्यवहार करना पड़ा। एक तरह से वे इस बात से प्रसन्न थे कि वांग टेंग पार्षद बन गए थे, क्योंकि इससे शुरू से ही उनमें निवेश करने के उनके निर्णय की बुद्धिमत्ता की पुष्टि हुई। वांग टेंग पार्षद बन गए हैं। 100 ड्रैगन जाति के योद्धा भी एकत्र हुए। समाचार देखकर जुलोंग शान आश्चर्य से भर गया, उसके बाद ईर्ष्या और जलन हुई। लगता है मुझे भी उसे कोई उपहार भेजना चाहिए, जुलोंग शुआंग ने हंसते हुए कहा। उसने अपना बड़ा, सुंदर शरीर फैलाया और आलस से जम्हाई ली। क्या हमें सचमुच ऐसा करना होगा? हम 100 ड्रैगन जाति से हैं। जुलोंग हाओ ने भौहें सिकोड़ी। मैं उपहार भेजूं या नहीं, यह मेरा मामला है और इसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, जुलोंग शुआंग ने सहजता से टिप्पणी की। एड्स बाय पब फ्यूचर, उद्धरण चिन्ह ... आप अभी भी 100 ड्रैगन रेस का हिस्सा हैं। जुलोंग हाओ और अन्य लोग अवाक रह गए। क्या एक पार्षद को उपहार देना शर्मनाक है? जुलोंग शुआंग ने पूछा। वह तो बस एक ब्रह्मांड मंच का मार्शल योद्धा है और उसने काउंसलर अनेस्ट को नाराज कर दिया। मत भूलिए, काउंसलर अनेस्ट जज के पक्ष में हैं, जुलोंग हाओ ने कहा। तो क्या हुआ? जुलोंग शुआंग अविचलित रहा और एस्टेट से बाहर चला गया। बेवकूफ़ी भरी बात, जुलोंग हाओ गुस्से में था। इस महिला ने आंतरिक बैठकों के दौरान कभी भी उसका मुंह नहीं देखा। बाह्य रूप से जुलोंग शुआंग उनके साथ खड़ा था क्योंकि वे सभी 100 ड्रैगन जाति से थे। हालांकि जुलोंग शुआंग और जुलोंग हाओ अलग अलग पक्षों में थे। उनकी जाति में उनके अपने अपने गुट थे, इसलिए वे कभी एक दूसरे से सहमत नहीं हुए। जुलोंग शान की नज़रें चमक उठीं। उसका बड़ा भाई जुलोंग ये जज की तरफ था, लेकिन जुलोंग शुआंग ने वांग टेंग का पक्ष लेने पर जोर दिया। बेवकूफ़ों का झुंड। जुलोंग शुआंग गेट से बाहर चली गई, अपना सिर हिलाया और घृणा से कोसा। 16 ड्रैगन रेस के कुछ मार्शल योद्धा उसके साथ बाहर चले गए। उसके श्राप को सुनकर वे कुछ अजीब महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। बहन शुआंग, क्या हमें उस वांग टेंग को कोई उपहार देना होगा? 100 ड्रैगन जाति के एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा ने पूछा। क्यों, क्या आप भी असहमत हैं? जुलोंग शुआंग ने कहा। ऐसा नहीं है कि हम असहमत हैं, बात बस इतनी है कि हम थोड़े भ्रमित हैं।
वान टेंग की नींव स्थिर नहीं है और उसके साथ संबंध स्थापित करने में जल्दबाजी करना बुद्धिमानी नहीं होगी, सोलर ड्रैगन रेस मार्शल योद्धा ने कहा। मुझे उसमें संभावनाएं दिखती हैं, बस इतना ही। जुलोंग शुआंग ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा। सोलर ड्रैगन रेस के मार्शल योद्धा दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जुलोंग शुआंग इतना अजीब जवाब देगा, जिससे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सोचो। अगर हम रिश्ता बनाने की कोशिश करने से पहले उसके मजबूत पैर जमाने का इंतजार करेंगे तो क्या ये वैसा ही होगा जैसा अभी है? जुलोंग शुआंग ने व्यंग्य किया। सोलर ड्रैगन रेस के मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझ गए, लेकिन जोखिम कुछ हद तक महत्वपूर्ण लग रहा था, जिससे वे हिचकिचा रहे थे। जोखिम हमेशा पुरस्कार के अनुपात में आते हैं। अगर इस बार मैंने सही दांव लगाया तो मुझे पर्याप्त पुरस्कार मिलेंगे। जुलोंग शुआंग की आंखों में चमक थी। चून की बहन शुआंग जुआ खेलने को तैयार है तो हम स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करेंगे और जोखिम लेंगे। 100 ड्रैगन जाति के मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और तुरंत अपना रुख व्यक्त किया। बहुत अच्छी तरह से। जुलोंग शुआंग ने 100 ड्रैगन रेस मार्शल योद्धा के कंधे को थपथपाया जिसने पहले बात की थी और मुस्कुराया। अकादमी मध्यस्थता एसोसिएशन। पार्षद सोन कुवान ने मुस्कुराते हुए वान टेंग को एक बैज दिया और कहा, पार्षद वान टेंग, अब से हम सहकर्मी हैं। जब हमारे पास समय होगा तो हम और बातचीत करेंगे। वान टेंग ने बैज लिया, उसकी जांच की और उसमें मध्यस्थता एसोसिएशन का अनूठा प्रतीक चिन्ह तथा एक सितारा देखा, जो पार्षद के रूप में उनकी नई स्थिति का प्रतीक था। यदि कोई स्टार न हो तो इसका मतलब होगा कि वह एक साधारण सदस्य होगा। धन्यवाद, काउंसलर सोन कुवान। वान टेंग ने अपने सामने खड़े युवक का मुट्ठी बांधकर और मुस्कुराकर अभिवादन किया। इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोन कुवान ने अपना सिर हिलाया और समझाया, प्रत्येक नए पार्षद को उस क्षेत्र के सभी युवा योद्धाओं की देखरेख करने के लिए एक विशिष्ट अधिकार क्षेत्र सौंपा जाता है। आपका अधिकार क्षेत्र यहाँ है। उसने एक तारा मानचित्र खोला और एक विशेष स्थान की ओर इशारा किया। ये कहाँ है? वान टेंग ने हैरान होकर पूछा। तारा मानचित्र से यह काफी दूर की बात लग रही थी। तारा क्षेत्रों के बारे में जो वह जानता था उसकी तुलना में यह उसके लिए अपरिचित था। फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन। इससे पहले कि सोन कुवान जवाब दे पाता, राउंड बॉल की गंभीर आवाज अचानक वान टेंग के दिमाग में गूंज उठी। फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन। वान टेंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। उसने राउंड बॉल की आवाज में कुछ गड़बड़ महसूस की और पूछा, फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन में क्या खास है? काउंसलर वान टेंग, सोन कुवान ने चारों ओर नजर घुमाए और धीमी आवाज में बोला, ये जगह फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन है। आपको इसके बारे में जरूर सुनना चाहिए था। ये सभी मानव क्षेत्रीय डोमेन में सबसे ज्यादा अव्यवस्थित है। एड्स बाय पब फ्यूचर। सबसे अव्यवस्थित प्रादेशिक क्षेत्र। वान टेंग का मन हिला। उसने सोन कुवान को समझ के भाव से देखा, जैसे कि उसने पहले ही कुछ समझ लिया हो। वान टेंग, वह सही कह रहा है। फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन को सबसे अराजक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये सभी प्रकार के पात्रों से भरा हुआ है, योद्धा जो अनुशासित होने से इनकार करते हैं और स्टेलर अकादमियों में शामिल होने के लिए अनिच्छुक हैं। यह एक गर्म आलू की तरह है। किसी ने जानबूझकर आपको इस क्षेत्र की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया होगा, राउंड बॉल ने कहा। दिलचस्प। वान टेंग की आंखें चमक उठीं और वह अचानक हंस पड़ा। वान टेंग, ये जगह कोई साधारण इलाका नहीं है। सावधान रहो। सोन कुवान ने वान टेंग को हंसते हुए देखा और अपना सिर हिलाकर उसे याद दिलाया। चेतावनी के लिए धन्यवाद, पार्षद सोन कुवान। वान टेंग ने अपना आभार व्यक्त किया। इसका जिक्र मत करो। हम पर्यवेक्षी क्षेत्र के फैसले को बदल नहीं सकते। हमें सचमुच खेद है। सोन कुवान ने माफी मांगी। मुझे पता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, वान टेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह उस पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। उसकी समझदारी देखकर सोन कुवान ने भी राहत की सांस ली। काउंसलर सोन कुवान, मैं फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक डोमेन के किस हिस्से की निगरानी कर रहा हूँ? ये पूरा क्षेत्र तो नहीं हो सकता है न? वान टेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। पार्षद सोन कुवान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें वान टेंग के विचार थोड़े मनोरंजक लगे। अनुभवी पार्षदों के लिए भी पूरे क्षेत्र की स्वतंत्र रूप से निगरानी करना दुर्लभ था, बिना किसी आधार या समर्थन के नवनियुक्त पार्षद की तो बात ही छोड़िए। तुम सपने देखने की हिम्मत करते हो, वान टेंग, राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा अवाक महसूस करते हुए। हा, मैं तो बस बकवास कर रहा था। कौन जानता था कि तुम इसे गंभीरता से लोगे, वान टेंग ने हंसते हुए कहा। जिस क्षेत्र की आप निगरानी करेंगे उसे फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन में 5 ब्यूरियल स्टॉर्स कहा जाता है, सोन कुवान ने थोड़ी झल्लाहट के साथ कहा। 5 दफन सितारे। वान टेंग ने सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब आप वापस जाएंगे तो आप 5 दफन सितारों के बारे में जानकारी देख सकते हैं। सोन कुवान ने आह भरी और सहानुभूति के साथ वान टेंग को देखा।
ठीक है, मैं समझ गया। वान टेंग ने उसके चेहरे के भावों से कुछ पढ़ा, लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा, केवल सिर हिला दिया। ठीक है, तो पार्षद वान टेंग, कृपया आधे महीने के भीतर फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन में 5 ब्यूरियल स्टॉर्स की ओर चलें। याद रखें कि देरी न करें, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे, सॉन कुवान ने याद दिलाया और फिर कहा, मैं विदा लेता हूं। जैसे ही वह बोल रहा था, उसका आकार धीरे धीरे वान टेंग के सामने से गायब हो गया। काउंसलर हॉन्ग ली और एंटोनी पहले ही चले गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे वान टेंग के साथ किसी भी तरह के संबंध में रुचि नहीं रखते थे। वान टेंग कार्यालय से बाहर चला गया। पार्षद वुडे बाहर इंतजार कर रहे थे। वान टेंग को बाहर आते देख उन्होंने पूछा, कैसा है? क्या तुमने पर्यवेक्षी क्षेत्र की पुष्टि कर ली है? हाँ, वान टेंग ने सिर हिलाया। फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन 5 ब्यूरियल स्टॉर्स। काउंसलर वुडे ने वान टेंग को एक अजीब भाव से देखा, जो आश्चर्य, सहानुभूति और गुस्से के भाव से मिला हुआ था, भावनाओं का एक जटिल समूह। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने आह भरी और कहा, ये लोग आपको एक बंद रास्ते पर धकेलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। क्या 5 दफन सितारे इतने डरावने हैं? वान टेंग ने उत्सुकता से पूछा। पार्षद वुडे ने कहा, अब तक 5 पार्षद जो 5 बरियल स्टॉर्स में गए थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। 5 लोग मर गए। वान टेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका, धिक्कार है। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि पार्षद सोन कुवान इस बारे में विस्तार से क्यों नहीं बता रहा था। जाहिर है, 5 ब्यूरियल स्टॉर्स कोई साधारण जगह नहीं थी और यह उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक हो सकती थी। फैंटम ड्रिफ्ट जैसे अराजक क्षेत्र में 5 पार्षदों की मौत का मतलब था कि यह जगह बहुत खतरनाक थी। द 5 ब्यूरियल स्टॉर्स उससे कहीं अधिक डरावना था जितना उसने शुरू में सोचा था। इसके अलावा वहां गए कई अन्य पार्षद खाली हाथ लौट आए या इससे भी बदतर, अपंग हो गए, पार्षद वुडे ने कहा, जिससे वान टेंग का दिल और भी ज्यादा टूट गया। ऐसा क्यों है? वान टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। 5 दफन सितारों पर स्थिति काफी जटिल है। मैं इसे कुछ शब्दों में नहीं समझा सकता। मेरा सुझाव है कि आप वापस जाएं और खुद जांच करें। साथ ही, यदि संभव हो तो मना करना बेहतर है। मैं आपको वहां जाने की सलाह नहीं देता। यदि आपको जाना ही है तो कुछ अंगरक्षकों को साथ लाना सुनिश्चित करें। अकेले जाना, विशेष रूप से एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के रूप में, आपकी ताकत अभी भी कुछ कम है। पार्षद वुडे ने एक पल के लिए विचार करने के बाद सलाह दी। प्रतिभाओं की लड़ाई, कौन उभरेगा? 2 वान टेंग ने उसके रवैये को देखते हुए उससे और अधिक जानकारी के लिए आग्रह नहीं किया। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद वे विदा हुए और अपने अपने रास्ते चले गए। वान टेंग के मन में काउंसलर वुडे के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। काउंसलर ने कई बार उसकी सहायता की थी। जहां तक किंग्यान सोसाइटी के मामलों में उसके हस्तक्षेप न करने की बात है, तो वान टेंग के पास कोई शिकायत रखने का कोई कारण नहीं था। जैसा कि कहा जाता है, मदद करना दयालुता का विषय है और मदद न करना कर्तव्य का विषय है। अकादमी मध्यस्थता एसोसिएशन को छोड़कर वान टेंग ने अपना डेविल स्लेयर अंतरिक्ष यान वापस लिया और अपनी संपत्ति की ओर उड़ चला। अचानक अर्नेस्ट, हॉन्ग ली और एंटोनी आकाश में प्रकट हुए और वान टेंग के अंतरिक्ष यान को जाते हुए देख रहे थे। अर्नेस्ट ने भयावह स्वर में कहा, इस बार देखते हैं कि वह जीवित वापस आ पाता है या नहीं। अर्नेस्ट, इस बार तुमने खुद को शर्मिंदा कर लिया है। अगर हम थोड़ी देर से बाहर आए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हॉन्ग ली ने टिप्पणी की। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि राष्ट्रपति उसका समर्थन कर रहे हैं? अर्नेस्ट ने कहा। हमने सोचा था कि आप पहले से ही जानते हैं, एंटोनी ने मासूमियत से जवाब दिया। अर्नेस्ट ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, चूंकि उसे राष्ट्रपति का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उसे 5 ब्यूरियल स्टार में भेजने से क्या न्यायाधीश के साथ परेशानी होगी? संभावना नहीं है। अध्यक्ष और न्यायाधीश पहले ही बातचीत कर चुके हैं। एक बार जब वान टेंग अकादमी मध्यस्थता संघ में प्रवेश करता है तो उसे मध्यस्थता संघ के नियमों का पालन करना होगा, एंटोनी ने समझाया। हॉन्ग ली ने कहा, राष्ट्रपति शायद उसे कुछ अनुभव देना चाहते हैं। वह वास्तव में इस बच्चे को महत्व देते हैं। अर्नेस्ट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उनकी प्रतिभा असाधारण है। वह युआन म्यू के स्तर के भी नहीं हैं और उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। युआन म्यू के पास दिव्य नक्षत्र काया है और फिर भी वह उससे मुकाबला नहीं कर सकता। ये वास्तव में अविश्वसनीय है, हॉन्ग ली ने गंभीर भाव से कहा। ये सही है, इसीलिए हम उसे बढ़ने नहीं दे सकते, एंटोनी ने सहमति जताई। एड्स बाय पब फ्यूचर, काश वह थोड़ा व्यवहार कर पाता, लेकिन वह हमसे मतभेद रखने पर अड़ा हुआ है। एंटोनी ने अपना सिर हिलाया, ठहाका लगाया और कहा, खैर, हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को गर्व होता है। जंगल में खड़े हो जाओ, हवा निश्चित रूप से इसे तोड़ देगी। हॉन्ग ली ने व्यंग्य किया। चलो हवा का वह झोंका बनो। वे तीनों धीरे धीरे वहां से गायब हो गए। उनकी बातें बाहर वालों को सुनाई नहीं दे रही थीं, मानो उनके चारों ओर कोई मैदान हो जिसने सारी आवाजें बंद कर दी हों। अंतर्धाराएं उमड़ पड़ीं।
स्टेलर अकादमियां कभी शांत नहीं रहीं। सर्वाधिक असाधारण प्रतिभाओं की प्रतियोगिता में कौन जीतेगा? समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। अल्पविराम। वान तेंग अपने घर लौट आया और स्वयं को साधना कक्ष में एकांत में रख लिया। राउंड बॉल, क्या तुम्हें पता चला है कि 5 ब्यूरियल स्टॉर्स के साथ क्या हो रहा है? वान तेंग ने बैठते हुए सीधे पूछा। राउंड बॉल की आकृति गंभीर भाव लिए हुए पास ही उभरी। फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने एक स्टार मैप बुलाया। तारा मानचित्र में एक पूर्णतया अपरिचित ग्रहीय क्षेत्र था। इस दृश्य में 5 विशाल ग्रह ब्रह्मांडीय विस्तार में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। इन 5 ग्रहों के चारों ओर एक अजीब तरह की ब्रह्मांडीय धूल थी जो एक विशाल वलय बना रही थी। ये 5 दफन सितारे हैं। राउंड बॉल ने 5 ग्रहों की ओर इशारा किया। 5 दफन सितारे सिर्फ एक ग्रह नहीं हैं, ये 5 ग्रह हैं। क्या इन सभी 5 ग्रहों पर लोग रहते हैं? वान टेंग ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वे सभी जीवन ग्रह हैं। इन 5 ग्रहों पर वातावरण कठोर है, लेकिन वे कई शक्तिशाली प्राणियों का निवास स्थान है और उनका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यही कारण है कि अकादमी मध्यस्थता संघ के सदस्य वहां पैर नहीं जमा सकते, राउंड बॉल ने समझाया। अकादमी मध्यस्थता संघ के पार्षद कम से कम स्वर्ग या ब्रह्मांड के स्तर पर तो हैं ही। क्या ये हो सकता है कि 5 दफन सितारों पर शक्तिशाली पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ हों? वान टेंग ने भौहें सिकोड़ी। क्या वे अकादमी मध्यस्थता संघ से डरते नहीं हैं? ध्यान रहे, स्टेलर मध्यस्थता परिषद अकादमी मध्यस्थता संघ के पीछे है। एड्स बाय पब फ्यूचर। राउंड बॉल ने कहा, नहीं, सब कुछ नियमों के अंतर्गत है और यही बात इसे इतना पेचीदा बनाती है। 5 ब्यूरियल स्टॉर्स अकादमी मध्यस्थता संघ के सदस्यों से निपटने के लिए युवा योद्धाओं को भेजते हैं। ये योद्धा प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं जो अकादमी मध्यस्थता संघ के सदस्यों से बराबरी करते हैं या उनसे भी आगे निकल जाते हैं। 5 दफन ग्रह की युवा पीढ़ी इतनी शक्तिशाली है। वान टेंग आश्चर्यचकित था। अकादमी मध्यस्थता संघ के सभी पार्षद तारकीय अकादमियों के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा थे। उनकी प्रतिभा और क्षमता शीर्ष स्तर की थी। यह अविश्वसनीय था कि वे 5 दफन सितारों के योद्धाओं द्वारा एक के बाद एक पराजित होंगे। यह कोई मतलब नहीं निकला। ये सच है, 5 ब्यूरियल स्टॉर्स के योद्धा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, राउंड बॉल ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अकादमी मध्यस्थता संघ और भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को क्यों नहीं भेजता? मुझे यह विश्वास करना कठिन लगता है कि वे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नहीं खोज सकते। वान टेंग ने सवाल किया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 ब्यूरियल स्टॉर्स बहुत दूर है और वहां का वातावरण बहुत कठोर है। वे प्रतिभाशाली लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं हैं, राउंड बॉल ने असहायता के भाव के साथ समझाया। यह मांस के एक सख्त टुकड़े की तरह है, इसमें बहुत ज्यादा मांस नहीं है और इसे खाना बेस्वाद है, लेकिन इसे फेंकना एक अफसोस की बात है। वान टेंग को समझ में आने लगा। उसे मांस का सबसे सख्त टुकड़ा दिया गया था। दूसरे लोग उसे चबाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि वह लापरवाह हो तो अनजाने में उसका गला घुट सकता है। ये लोग बेशर्म थे, उसे अकादमी मध्यस्थता संघ में प्रवेश करने से रोकने में असमर्थ। उन्होंने उसे 5 ब्यूरियल स्टॉर्स पर पराजित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया। अगर मैं 5 दफन सितारों के पास जाता हूं तो क्या वे स्वर्ग स्तर या ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भेजेंगे? वान टेंग ने सोचा और पूछा। शायद वे ऐसा नहीं करेंगे, राउंड बॉल ने जवाब दिया। वे इस संतुलन को बनाए रखने के लिए नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वे नियमों का पालन नहीं करते तो अकादमी मध्यस्थता संघ उन्हें दबाने के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों को भेज सकता था। यह अकादमी मध्यस्थता संघ के चेहरे का मामला है, राउंड बॉल ने कहा। हालांकि पर्दे के पीछे की स्थिति को समझ पाना कठिन है। आखिरकार ऐसी चीजों की जांच नहीं की जा सकती। वान टेंग ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, मुझे 5 ब्यूरियल स्टॉर्स पर सत्ता के वितरण के बारे में बताओ ताकि मैं तैयार रह सकूं। क्या तुम जा रहे हो? राउंड बॉल ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक, वान टेंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वे मुझे 5 ब्यूरियल स्टॉर्स पर मरवाना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखाने के लिए इसे दबा दूंगा। भविष्य में 5 दफन सितारे मेरा क्षेत्र होंगे। क्या आपने नहीं कहा था कि वहां के मार्शल योद्धा शक्तिशाली और दुर्जय हैं? अगर मैं उन्हें अपने नियंत्रण में ला सकता हूं तो क्या यह मेरे लिए और भी अधिक फायदेमंद नहीं होगा? उन अनुभवी सेनेटरों के पास अपनी ताकत है जो कई वर्षों में विकसित हुई है। मैं जितनी जल्दी हो सके उनसे आगे निकलना चाहता हूं। ऐसी जगह निस्संदेह मेरे लिए अधिक उपयुक्त है। ओह, राउंड बॉल ने उसे आत्मविश्वास से देखा और खुद को अवाक महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसने कहा, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम अपनी रक्षा कर सकते हो या नहीं, और अब तुम 5 ब्यूरियल स्टॉर्स को वश में करना चाहते हो। क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हो? हाँ, ये ठीक इसलिए है क्योंकि यह कठिन है, इसलिए यह अधिक चुनौतीपूर्ण है और मुझे ये पसंद है, वान टेंग ने कहा। बस इंतजार करो और देखो। अगर मैं 5 ब्यूरियल स्टॉर्स को नहीं हरा पाया तो मेरा नाम वान टेंग नहीं है।
ठीक है, जब तक तुम्हें भरोसा है, राउंड बॉल ने कहा। क्या तुम अपने साथ कुछ और शक्तिशाली योद्धाओं को लाना चाहते हो जो तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करें? मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार होगा, वांग टेंग ने सोचा। गोल गेंद अंडरस्कोर वांग टेंग इक्वल्स ओमेगा इक्वल्स अल्पविराम। राउंड बॉल ने अभी वांग टेंग को 5 दफन सितारों के शक्ति वितरण के बारे में समझाना समाप्त ही किया था कि तभी कोई उनके पास आया। टोंगन, वह यहाँ क्यों है? वांग टेंग ने स्क्रीन पर उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्य से पूछा। वह शायद तुम्हें बधाई देने आए है, राउंड बॉल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे अंदर आने दो, वांग टेंग ने निर्देश दिया। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। टोंगन उसकी बड़ी बहन थी, उसे उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वांग टेंग ने मुख्य द्वार खोला और टोंगन का लिविंग रूम में स्वागत किया। फिर उसने कहा, वरिष्ठ बहन, आज मेरे पास आने का समय क्यों है? यहाँ टोंगन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए एक जेड बॉक्स पेश किया। मैं आपको बधाई देने के लिए एक उपहार लाया हूँ। मेरी बहन ने सुना कि आप एक पार्षद बन गए हैं, इसलिए उसने मुझे विशेष रूप से आपकी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए यह उपहार लाने के लिए कहा। आपकी बहन? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि टोंगन की बहन ब्रह्मांड देवी की रैंकिंग में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थी और काफ़ी प्रसिद्धि रखती थी। यह अप्रत्याशित था कि वह उस जैसे नए छात्र पर ध्यान देगी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? मेरी बहन तुम पर नज़र रख रही है। क्या तुम इस बात से मन ही मन खुश हो? टोंगन ने अपनी बाहें उठाते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा। खैर, मुझे लोगों द्वारा देखे जाने की आदत है। आखिरकार, मैं बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली हूँ, वांग टेंग ने बेपरवाही से कहा। टस्क, टोंगन ने अपनी आंखें घुमाईं। इस आदमी की चमड़ी बहुत मोटी है। जब वांग टेंग और टोंगन अपनी बातचीत में व्यस्त थे तो पूरे एस्टेट में एक सूचना गूंजी जिससे पता चला कि कोई और व्यक्ति आ गया है। जुलोंग शुआंग। आश्चर्य की बात यह थी कि जो व्यक्ति उसे खोजने आया था उसका नाम जुलोंग शुआंग था। वांग टेंग आश्चर्यचकित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि जुलोंग शुआंग आएगा। यह क्या है? टोंगन ने जब उसके अजीब चेहरे का भाव देखा तो वह पूछे बिना नहीं रह सकी। 100 ड्रैगन रेस, वांग टेंग ने उत्तर दिया। 16 ड्रैगन रेस यहाँ क्यों है? टोंगन ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे ही कारण से, वांग टेंग ने खड़े होकर कहा। मैं उसका स्वागत करने के लिए बाहर जाऊंगा। कुछ समय बाद वांग टेंग जुलोंग शुआंग को अंदर ले आया। कमरे में टोंगन को देखकर जुलोंग शुआंग आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, ऐसा लगता है कि कोई मुझसे भी तेज है। कृपया बैठ जाए, वांग टेंग ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित करने के बाद कहा। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? मैं आपको पार्षद बनने पर बधाई देने आया हूँ, जुलोंग शुआंग ने सहजता से कहा। आप वाकई आश्चर्यजनक हैं, अभी कुछ ही समय हुआ है और आप पहले से ही पार्षद हैं। मुझे भी आपकी चापलूसी करने के लिए दौड़ना पड़ता है। वांग टेंग अवाक रह गया। जुलोंग शुआंग ने एक स्पेस रिंग निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। ये सोलर ड्रैगन स्टोन है जो हमारी सोलर ड्रैगन रेस के लिए अद्वितीय है। यह अग्नि तत्व हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है और बाहरी लोगों के लिए इसे प्राप्त करना कठिन है। मैं आपके लिए विशेष रूप से कुछ लाया हूँ। सोलर ड्रैगन स्टोन, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। क्या बात है, क्या 100 ड्रैगन स्टोन दुर्लभ है? वांग टेंग ने अपने दिल में पूछा। अफवाह है कि जिस ग्रह पर सोलर ड्रैगन रेस रहती है वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में सोलर ड्रैगन स्टोन की खदानें हैं। इन सोलर ड्रैगन स्टोन खदानों का निर्माण बेहद अनोखा है, जिसके लिए पृथ्वी की नसों से बड़ी मात्रा में सोलर ड्रैगन फ्लेम की आवश्यकता होती है। लाखों वर्षों के विकास के बाद ही वे संभवतः संघनित होकर आकार ले सकते हैं, राउंड बॉल ने बताया। एक बार बनने के बाद सोलर ड्रैगन स्टोन हथियार बनाने के लिए एक बेहतरीन सामग्री बन जाते हैं। इसका उपयोग स्वर्ग के स्तर और उससे ऊपर के हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। यदि पर्याप्त मात्रा में हो तो इसका उपयोग एक बहुत ही खास अंतरिक्ष यान बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह के अंतरिक्ष यान आग की लपटों में घिरे होते हैं, जिनमें न केवल अविश्वसनीय हमलावर शक्ति होती है बल्कि भयानक रक्षात्मक क्षमताएं भी होती हैं। क्या आप फ्यूजन फायर स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हैं? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने इस प्रकार के अंतरिक्ष यान के बारे में सुना था जो आभासी ब्रह्मांड में बिक्री के लिए उपलब्ध था। हालांकि इसकी अत्यधिक कीमत चौंका देने वाली थी, जिसकी लागत समान स्तर के साधारण अंतरिक्ष यान की तुलना में कम से कम 10 गुना थी। बेशक, इस प्रकार का अंतरिक्ष यान अत्यंत दुर्लभ था और कई रईसों या प्रमुख शक्तियों के वंशजों द्वारा एक शानदार संग्रहणीय वस्तु के रूप में इसकी अत्यधिक मांग थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, जो दुर्लभ है वही प्रिय है। फ्यूजन फायर स्पेसशिप एक ऐसी विलासिता वाली वस्तु थी। DQ जैसे महानुभाव, जिन्हें अंतरिक्ष यान इकट्ठा करने का शौक था, यदि उन्हें ऐसा कोई यान दिख जाए तो वे संभवतः दिवालिया हो जाएंगे। हाँ, ये फ्यूजन फायर स्पेसक्राफ्ट है, राउंड बॉल ने सिर हिलाया।
वांग टेंग ने कहा, अंतरिक्ष यान के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री कम से कम लाखों टन की होती है और ज़ुलोंग शुआंग संभवतः मुझे इतने सारे 100 ड्रैगन स्टोन उपलब्ध नहीं करा सकता। ये सच है, राउंड बॉल ने अफसोस जताते हुए कहा। सोलर ड्रैगन स्टोन्स। टोंगेन भी हैरान थी। उसने सोलर ड्रैगन स्टोन की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और दूसरे पक्ष की उदारता उल्लेखनीय थी। ओह, अचानक टोंगेन को कुछ हद तक सौभाग्यशाली महसूस हुआ। उसकी बहन ने जो उपहार लाने के लिए कहा था वह जरा भी कमतर नहीं था और उसे ये भी विश्वास था कि वांग टेंग को ये पसंद आएगा। ज़ुलोंग शुआंग ने विजयी भाव से टोंगेन की ओर देखा और वांग टेंग की ओर मुस्कुराया। क्या तुम इसे नहीं खोलोगे? ये शर्मनाक है। आप सभी बहुत विनम्र हैं, वांग टेंग ने कहा, लेकिन उसने पहले ही अंतरिक्ष वलय उठा लिया था और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसका अन्वेषण कर लिया था। ज़ुलोंग शुआंग, टोंगेन। अचानक वांग टेंग की नज़र में अजीबोगरीब गहरे लाल पत्थरों का ढेर दिखाई दिया। उसे लगा कि इन पत्थरों पर रहस्यमयी पैटर्न उकेरे गए हैं जो छोटे छोटे ड्रैगन या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो सोलर ड्रैगन जैसे दिखते हैं। हाँ, वे सोलर ड्रैगन स्टोन थे। वांग टेंग, कितना है? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। एक लोहार के रूप में ये स्वाभाविक रूप से ऐसी विशेष सामग्रियों पर पूरा ध्यान देता था। उसी समय पत्थरों से एक तीखी गर्मी निकली। अंतरिक्ष वलय के भीतर भी वांग टेंग इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। क्या ये 100 ड्रैगन पत्थर है? वांग टेंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। वांग टेंग, कितना है? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। एक लोहार के रूप में ये स्वाभाविक रूप से ऐसी विशेष सामग्रियों पर पूरा ध्यान देता था। यदि पर्याप्त सामग्रियां उपलब्ध होती तो वह उनका उपयोग फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान को उन्नत बनाने में कर सकते थे। वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा, ऐसा लगता है कि वहां संभवतः हजारों टन सोना है। वाह, ये तो हजारों टन है। ये बहुत बढ़िया है, मेरे लिए फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान को उन्नत करने के लिए पर्याप्त है, राउंड बॉल ने खुशी से कहा। वरिष्ठ ज़ुलोंग शुआंग, आप बहुत उदार हैं। आपने मुझे हजारों टन 100 ड्रैगन स्टोन भी दिए, वांग टेंग ने ज़ुलोंग शुआंग से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, कुछ नहीं, ये सोलर ड्रैगन स्टोन सिर्फ 100,000 साल की गुणवत्ता वाले हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग स्तर के हथियारों को परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त हैं। मुझे लगता है कि स्वर्ग स्तर के हथियार शायद आपकी नज़र में न आए, इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी। इनका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान के उन्नयन के लिए किया जा सकता है, ज़ुलोंग शुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, वांग टेंग ने कहा। जब तक तुम्हें ये पसंद है। ज़ुलोंग शुआंग ने अपने दिल में राहत की सांस ली। उपहार देना एक कला है और अगर उपहार प्राप्तकर्ता के दिल को नहीं छूता तो उसे देना ही नहीं चाहिए। वांग टेंग, क्या तुम वह उपहार नहीं देखोगे जो मेरी बहन ने तुम्हें दिया है? टोंगेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी बहन? ज़ुलोंग शुआंग हैरानी से टोंगेन को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। ये छोटी लड़की कुछ हद तक जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। मेरी बहन का नाम टोंगिया है, टोंगेन ने अपनी ठुड्डी उठाते हुए सहजता से कहा। वांग टेंग की नज़रों में वह थोड़ी गर्वित लग रही थी। उसने अजीब भाव से दोनों महिलाओं को देखा। क्या ये दोनों महिलाएं द्वंद्व युद्ध कर रही थीं? टोंगिया। ज़ुलोंग शुआंग के दिमाग में अचानक एक सफ़ेद रोशनी कौंधी। उसे आखिरकार याद आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। ये टोंगिया थी जो ब्रह्मांड देवी के पद पर थी। उसी समय उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई, यहाँ तक कि ब्रह्मांड देवी के पद पर कोई व्यक्ति वांग टेंग को बधाई देने आया था। इस आदमी के पास किस तरह का आकर्षण था? वह वांग टेंग की क्षमता को महत्व देती थी क्योंकि उसका उससे कुछ संपर्क था और वह जानती थी कि वह सरल नहीं है। लेकिन टोंगिया, दूसरा ब्रह्मांड देवी के पद पर एक अस्तित्व था जिससे वह जीवन में एक बार भी नहीं मिल सकती थी। उसे वांग टेंग के बारे में कैसे पता चला? वांग टेंग, इसे जल्दी से खोलो। ज़ुलोंग शुआंग के हैरान चेहरे को देखकर टोंगेन को पता चल गया कि उसका लक्ष्य पूरा हो गया है। वह हल्की सी मुस्कुराए और वांग टेंग से आग्रह किया। ज़ुलोंग शुआंग का दिल तुरंत डूब गया। उसने थोड़े बदले हुए भाव के साथ मेज पर रखे जेड बॉक्स को देखा। उसे कोई खास उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। अंदर क्या हो सकता है? ये छोटी सी लड़की इतनी आत्मविश्वासी क्यों थी? दूसरे के रूप रंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह विश्वास कर रही थी कि उसकी प्रतिभा उससे भी बढ़कर होगी। वांग टेंग को भी इसमें दिलचस्पी हो गई और उसने जेड बॉक्स खोला। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी। यह क्या है? जेड बॉक्स के अंदर एक साधारण स्क्रॉल रखा था जो देखने में तो साधारण था, लेकिन विशिष्ट विशेषताओं के अभाव के कारण यह और भी अधिक दिलचस्प हो गया था। ज़ुलोंग शुआंग ने जेड बॉक्स के अंदर स्क्रॉल को देखा और उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। वांग टेंग ने स्क्रॉल उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसने पाया कि उस पर एक सीलिंग फोर्स थी। सतह पर छोटे छोटे और रहस्यमयी रून उकेरे गए थे जो एक तरह की प्रतिबंधात्मक शक्ति का निर्माण कर रहे थे, जिसे खोलने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। इससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर।
ऐसी शक्ति से सीलबंद किया गया खर्रा न केवल उसे सड़ने से बचाता था, बल्कि दूसरों को उसकी विषय वस्तु को आकस्मिक रूप से देखने से भी रोकता था। ये पुस्तक कोई साधारण वस्तु नहीं लग रही थी। हालांकि इससे वान टेंग को कोई चुनौती नहीं मिली। आखिरकार वह एक रून ग्रैंड मास्टर थे। अपनी दृष्टि की हल्की एकाग्रता के साथ आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी तथा रूनों के संपर्क में आकर उसने उनके बीच स्विच की खोज की। कुछ ही समय में स्क्रॉल की सतह पर स्थित रून टेडपोल की तरह घूमने लगे तथा स्क्रॉल पर स्थित संपर्क बिंदुओं से स्वचालित रूप से अलग हो गए। अब स्क्रॉल खोला जा सकता था। रून मास्टर जुलोंग शुआंग ने वान टेंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। तुम सच में एक रून मास्टर हो। उन्होंने कहा कि तुमने आध्यात्मिक खोखले पर्वत के रूनों को समझ लिया है। पहले तो मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मेरी बहन ने कहा था कि आप इसे खोल सकते हैं, और वास्तव में आप इसे खोल सकते हैं। टोंगडेन ने भी उतना ही आश्चर्यचकित होकर कहा। ये कुछ भी नहीं है, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी उदासीन प्रतिक्रिया पर दोनों महिलाओं ने एक साथ आंखें घुमाईं। वान टेंग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, एक गहरी सांस ली और उत्सुकता से स्क्रॉल खोला। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने अचानक स्क्रॉल बंद कर दिया और टोंगडेन को आश्चर्य से देखा। जुलोंग शुआंग का अशुभ पूर्वाभास तीव्र हो गया। वान टेंग के हाव भाव से लगता था कि यह स्क्रॉल असाधारण है। कैसा है? टोंगडेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मन ही मन खुश भी। तुम दिखावा करना चाहती थी और अब तुम चौंक गई हो, है न? यह एक अर्ध रसायन शास्त्र संत की रसायन शास्त्र संबंधी पुस्तिका है। वान टेंग ने धीमी आवाज में कहा। क्या? जुलोंग शुआंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने हैरानी से टोंगडेन की तरफ देखा। एक अर्ध रसायन शास्त्री संत की रसायन शास्त्र संबंधी पुस्तिका। टोंगिया की उदारता अप्रत्याशित रूप से शानदार थी और यह वान टेंग की प्राथमिकताओं के अनुरूप थी। अब तक हर कोई जान चुका था कि वह एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी वस्तुएं दुर्लभ थीं और मिलना मुश्किल था। आमतौर पर बहुत कम कीमिया संत अपने अर्ध कीमिया संत की कीमिया मैनुअल को दूसरों को देते थे। आखिरकार यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। वे इसे दूसरों को कैसे दिखा सकते थे, यहाँ तक कि उनके शिष्य भी इसे पाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। वान टेंग के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी। यह उसे कई चक्करों से बचा सकता है और संभवतः कई वर्षों बाद उसे एक सच्चा कीमिया संत बनने में मदद कर सकता है। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके द्वारा भेजे गए 100 ड्रैगन पत्थर इस अर्ध रसायन शास्त्र संत की रसायन शास्त्र संबंधी पुस्तिका की तुलना में बहुत कम मूल्यवान थे। हाँ, टोंगडेन ने जुलोंग शुआंग की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक हल्का सा वक्र बन रहा था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह एक अर्ध कीमिया संत की कीमिया मैनुअल है जो मेरी बहन ने गलती से प्राप्त की थी। बाद में वह व्यक्ति आसानी से कीमिया संत बन गया। इसलिए आपके लिए यह मैनुअल महत्वपूर्ण संदर्भ मूल्य रखता है। अर्ध रसायन शास्त्र के संत की एक पुस्तिका जो उन्होंने रसायन शास्त्र के संत के रूप में पदोन्नति से पहले छोड़ी थी। वान टेंग की आंखों में चमक उठी और उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं इस उपहार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। कृपया अपनी बहन को मेरा धन्यवाद बताएं। भविष्य में जब भी आपको गोलियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी तो बेझिझक मुझसे मिलने आएं। उसने एक वचनबद्धता व्यक्त की। दूसरे पक्ष की ओर से दिया गया उपहार बहुत महत्वपूर्ण था और उसे उचित तरीके से उसका प्रतिदान करना था। हे, मैं इस पल का इंतजार कर रहा था, टोंगडेन ने हंसते हुए कहा, लेकिन हम दोस्त हैं और मैं नक्षत्र सोसाइटी का सदस्य भी हूँ। इतना औपचारिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ही हूँ जो बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। वान टेंग मुस्कुराया। टोंगिया ने उसे ऐसा उपहार देकर वाकई बहुत सोच समझकर काम किया। अमर दूध आध्यात्मिक गोली। प्रस्थान 1। वैसे एक बात है जिसके बारे में मैं आपसे निजी तौर पर चर्चा करना चाहता हूँ। टोंगडेन ने फिर से जुलोंग शुआंग की ओर देखा और कहा, तो फिर मैं विदा लेता हूँ। जुलोंग शुआंग ने चतुराई से खड़े होकर मुस्कुराया। आज वह पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी, लेकिन सौभाग्य से उसने जो चीज़ें दी थीं वे बहुत ज़्यादा खराब नहीं थीं और वान टेंग को वे पसंद आईं। तो ये पूर्णतः हानि नहीं थी। वान टेंग ने उसे दरवाजे तक पहुंचाया और कहा, मुझे आपकी सद्भावना प्राप्त हुई है। जब तक 100 ड्रैगन जाति मेरे लिए परेशानी का कारण नहीं बनती, मुझे विश्वास है कि हम शांतिपूर्वक से अस्तित्व में रह सकते हैं। आप गलत हैं। जुलोंग शुआंग मुस्कुराया। मैं बाकी 100 ड्रैगन जाति के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मैं, जुलोंग शुआंग, हमेशा आपका दोस्त रहूंगा। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। वान टेंग ने उसे एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और सिर हिलाया। जुलोंग शुआंग चला गया। आज वह व्यर्थ नहीं आई थी और वान टेंग पर उसका भरोसा बढ़ गया था। यहाँ तक कि टोंगिया को भी उससे बहुत उम्मीदें थीं, जो दर्शाता है कि उसका फैसला गलत नहीं था। वान टेंग लिविंग रूम की ओर मुड़ा और बोला, अब हम बात कर सकते हैं। मेरी बहन को अमर दूध आध्यात्मिक गोली नामक एक गोली की जरूरत है। क्या तुम इसे बना सकते हो?
टोंगेन ने सख्ती से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अमर दूध की आध्यात्मिक गोली। वान टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। उसने ये गोली पहले भी देखी थी। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारी बहन को जहर दिया गया है? हाँ, सच में एक ग्रैंड मास्टर की मियागर के योग्य। नाम सुनते ही आपको पता चल गया। इस तरह की गोली काफ़ी दुर्लभ है। टोंगेन ने आश्चर्य से वान टेंग को देखा। किसी भी शीर्ष ग्रैंड मास्टर की मियागर को कम मत समझो, वान टेंग ने हंसते हुए कहा। मेरी बहन ने भी यही बात कही, टोंगेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। क्या आप इस गोली को परिष्कृत कर सकते हैं? अमर दूध आध्यात्मिक गोली एक प्रकार की सर्वोच्च श्रेणी की गोली है। मैंने पहले भी एक सर्वोच्च श्रेणी की गोली बनाई है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आश्वस्त हूँ। वान टेंग ने कुछ हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। आपने मुझे जो अर्धरसायन शास्त्र की पुस्तिका भेजी है वह मेरे लिए बहुत मददगार होगी। एक बार जब मैं इसका गहन अध्ययन कर लूँगा तो मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ जाएगा। वान टेंग ने सिर हिलाया। कीमिया में अपनी वर्तमान दक्षता के साथ अमर दूध आध्यात्मिक गोली को परिष्कृत करने में उनकी कम से कम 70% से 80% सफलता दर थी। हालांकि सर्वोच्च रैंक की गोलियों के लिए सामग्री साधारण नहीं थी और सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने संयमित रहना बुद्धिमानी समझा। ये बहुत बढ़िया है। टोंगेन बहुत खुश था। बहुत कम ग्रैंडमास्टर की मियागरों ने सर्वोच्च श्रेणी की गोलियां बनाई हैं। अपने अनुभव के साथ आप उनसे ज़्यादा आत्मविश्वासी होंगे। आपने मुझे जो अर्धरसायन शास्त्र की पुस्तिका भेजी है वह मेरे लिए बहुत मददगार होगी। एक बार जब मैं इसका गहन अध्ययन कर लूँगा तो मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ जाएगा। वान टेंग ने सिर हिलाया। तुम्हें चुनना सही फैसला था, टोंगेन ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। इस बार मुझे अपनी बहन को बताना चाहिए कि मेरी सिफारिश गलत नहीं थी। वान टेंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। ये वरिष्ठ बहन उसके माध्यम से टोंगिया का श्रेय लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार ऐसे सीधे सादे कामों से अप्रिय भावनाएं पैदा नहीं होंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि अगर मुझे सही से याद है तो अमर दूध आध्यात्मिक गोली के लिए क्लाउड अमर दूध नामक एक घटक की आवश्यकता होती है। यह अत्यंत दुर्लभ है। क्या आपको यह मिल गया है? वान टेंग ने पूछा। हमने इसे अभी तक नहीं पाया है। टोंगेन को अचानक अजीब लगा। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हें वह नहीं मिला है तो तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वान टेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। खैर, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता था। मेरी बहन पहले से ही इसे खोजने की कोशिश कर रही है, टोंगेन ने समझाया। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं आपके लिए सेकेंडरी करियर अलायंस से पूछूंगा, लेकिन मैं ये वादा नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, वान टेंग ने कहा। सचमुच? टोंगेन की आंखें चमक उठीं। वान टेंग ने सिर हिलाया। उसकी हैसियत को देखते हुए यह उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ये तो शानदार है, टोंगेन ने खुशी से कहा। अभी बहुत उत्साहित मत होइए। क्लाउड इम्मोर्टल मिल्क बहुत दुर्लभ है और यहाँ तक कि सेकेंडरी करियर अलायंस के पास भी यह नहीं हो सकता है। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, जब तक आप पूछताछ में मदद कर सकते हैं। आखिरकार यह अभी भी एक सुराग है, टोंगेन ने आभार व्यक्त किया। मेरी बहन और मैं सेकेंडरी करियर अलायंस में किसी को नहीं जानते हैं। आपके लिए पूछना अधिक सुविधाजनक है। वान टेंग ने सिर हिलाया और सेकेंडरी करियर अलायंस के कई ग्रैंडमास्टर की मियागरों को संदेश भेजा जिसमें उनसे नज़र रखने में मदद मांगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ और अनौपचारिक बातचीत के बाद टोंगेन ने विदा ली। वान टेंग साधना कक्ष में वापस गया और टोंगिया द्वारा उसे दिया गया अर्धरसायन शास्त्र संत का कीमिया मैनुअल निकाला। वह उत्साहित था। यह अर्धरसायन शास्त्र संत की रसायन शास्त्र संबंधी पुस्तिका है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, राउंड बॉल बगल में प्रकट हुआ और आश्चर्य से बोला। सुंदर दिखना सौभाग्य लाता है। क्या आपने यह नहीं देखा कि सभी उपहार देने वाली महिलाएं सुंदर होती हैं? वान टेंग ने कहा। तुम आत्म प्रशंसा में लिप्त हो। राउंड बॉल ने घृणा से भरा भाव बनाया, फिर आंख मारते हुए कहा, अपने छोटे शरीर के साथ क्या तुम ज़ूलोंग शुआंग जैसी बड़ी सुंदरता को संभाल सकते हो? तुम क्या जानते हो, मैं एक शारीरिक रूप से परिष्कृत मार्शल योद्धा हूँ। 100 ड्रैगन जाति का भौतिक शरीर मेरे जितना मजबूत नहीं है, वान टेंग ने गुस्से से जवाब दिया। कोई आदमी कैसे मना कर सकता है? 100 ड्रैगन जाति के मार्शल योद्धाओं की तुलना में उनकी शारीरिक बनावट कमज़ोर प्रतीत होने के बावजूद शारीरिक फिटनेस के मामले में वे किसी से भी बेजोड़ थे। राउंड बॉल अवाक था। वह ये भूल गया कि वान टेंग की शारीरिक शक्ति वास्तव में भयानक थी, जो साधारण मार्शल योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक थी। वान टेंग ने राउंड बॉल को अनदेखा किया और स्क्रॉल खोलकर गंभीरता से उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। यह एक कीमियागर संत द्वारा आगे बढ़ने से पहले छोड़ी गई एक कीमियागर पुस्तिका थी। ये वान टेंग को उसके वर्तमान स्तर पर बहुत सहायता प्रदान करेगी। उसकी कीमियागिरी की दक्षता पहले ही ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंच चुकी थी, जो अपने चरम पर थी।
एक बार जब वह ब्रह्मांड के स्तर पर पहुंच गया तो वह कीमियागिरी संत बनने के लिए चढ़ाई की तैयारी कर सकता था। अपनी वर्तमान अवस्था में वह केवल गुण ग्रहण करके अधिक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्धरसायन शास्त्र के संत अत्यंत दुर्लभ थे, लगभग घास के ढेर में सुई खोजने जैसा। इसलिए अर्धरसायन शास्त्र के संत की रसायन शास्त्र संबंधी पुस्तिका भी दुर्लभ थी। इस विशेष मैनुअल में अर्धरसायन शास्त्र के संत की आजीवन अंतर्दृष्टि और अनुभव समाहित थे, जो अत्यधिक व्यवस्थित और उल्लेखनीय रूप से पूर्ण थे। इतने उच्च संदर्भ मूल्य के साथ यह अविश्वसनीय रूप से कीमती था। वान टेंग ने इस मैनुअल में डूबे हुए 3 दिन बिताए। इस दौरान पार्षद बनने की जानकारी मिलने पर कई लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। हालांकि राउंड बॉल ने जीफेउन और वूमिंग जैसे करीबी परिचितों को छोड़कर उनसे मिलने के उनके अनुरोधों को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। यूकिकियाओ सहित नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य भी बधाई देने आए। उनके लिए वान टेंग का अकादमी मध्यस्थता संघ का सदस्य बनना निस्संदेह एक बड़ी उपलब्धि थी। जब बड़ा बॉस प्रभावशाली होता था तो मातहतों का जीवन बेहतर होता था। अल्पविराम 3 दिनों के बाद वान टेंग ने साधना कक्ष में धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनमें आत्मज्ञान की एक चमक चमक उठी। जैसा कि अपेक्षित था, अर्ध रसायन शास्त्र संत की रसायन शास्त्र संबंधी पुस्तिका में बहुत सारी बहुमूल्य जानकारी है। वान टेंग ने मन ही मन कहा, तुमने अर्ध रसायन शास्त्र के संत की रसायन शास्त्र संबंधी पुस्तिका को पूरी तरह से पचा लिया और आत्मसात कर लिया। राउंड बॉल ने पास में तैरते हुए आश्चर्य से पूछा। ये सही है, वान टेंग ने सिर हिलाया। अजीब। राउंड बॉल एक पल के लिए चुप हो गया और फिर चिल्लाया। 3 दिन, सिर्फ 3 दिनों में वान टेंग ने अर्ध रसायन शास्त्र के संत की रसायन शास्त्र की पुस्तिका को पूरी तरह आत्मसात कर लिया, जो लगभग अविश्वसनीय उपलब्धि थी। राउंड बॉल की इच्छा थी कि वह वान टेंग का सिर काट कर देख सके कि उसका मस्तिष्क कैसे काम करता है। ये कुछ भी नहीं है, मैं पहले से ही 9वीं रैंक का ग्रैंड मास्टर की म्यागर हूँ। कई अवधारणाएं अलग अलग रास्ते अपनाने के बावजूद एक ही जगह पर आती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती, वान टेंग ने समझाया। यह अभी भी अजीब है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अन्य 9वीं रैंक के ग्रैंड मास्टर की में अगर कभी भी वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो आपने अभी किया है, राउंडी ने टिप्पणी की। वान टेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए खड़े होकर कहा, राउंड बॉल, हमें निकल जाना चाहिए। अकादमी मध्यस्थता संघ ने मुझे सिर्फ आधा महीना दिया है और 3 दिन हो चुके हैं। समय सचमुच थोड़ा कम है, हमें चलना चाहिए। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिना किसी देरी के वान टेंग ने अंतरिक्ष यान में सवार होकर 7वें तारकीय अकादमी महाद्वीप की ओर उड़ान भरने से पहले यूकिकिया और अन्य लोगों को सूचित किया। वहां एक प्राचीन युद्धपोत उसके प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहा था। यूकिकिया, वूयान और अन्य लोगों ने संदेश प्राप्त किया और वान टेंग की हवेली की ओर देखा। वे एक अंतरिक्ष यान को प्रकाश की एक किरण में बदलते हुए क्षितिज में गायब होते हुए देख सकते थे। वान टेंग चले गए थे और अब उन्हें खेती पर ध्यान केंद्रित करना था। उन्हें उम्मीद थी कि जब वे दोबारा मिलेंगे तो वे बहुत पीछे नहीं रह जाएंगे। अल्पविराम कुछ ही समय बाद एक प्राचीन युद्धपोत 7वें तारकीय अकादमी से रवाना हुआ, जो अराजक तारा सागर को पार कर परे विशाल ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहा था। फैंग किंग्यान एक ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा होकर दूर तक देख रहा था। वान टेंग ने स्टेला अकादमी छोड़ दी है। रुवान बानलियान उसके पीछे खड़ी होकर रिपोर्ट दे रही थी। वह कहाँ जा रहा है? फैंग किंग्यान ने पूछा। फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन 5 ब्यूरियल स्टॉर्स, रुवान बनलियान ने कहा। कहाँ? फैंग किंग्यान कुछ आश्चर्यचकित हुआ, इस बात से अनजान कि उसने इतनी अजीब प्रतिक्रिया क्यों की। रुवान बानलियान ने वही दोहराया जो उसने कहा था। फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन। हा, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। फैंग किंग्यान अचानक हंस पड़ा, फिर उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने अपनी स्मार्टवॉच पर एक संदेश भेजा। इस बार वान टेंग ने अकादमी मध्यस्थता संघ से एक युद्धपोत लिया, जो एक शाश्वत स्तर का युद्धपोत था। पूर्ण प्रणोदन के साथ अराजक सितारा सागर को पार करने में केवल 2 दिन लगे। पार्षद वान टेंग, हम अराजक सितारा सागर के किनारे पर पहुंच गए हैं। एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने वान टेंग के आराम केबिन पर दस्तक दी और उन्हें सम्मानपूर्वक सूचित किया। अच्छा, वान टेंग ने सिर हिलाया। केबिन से बाहर निकलते हुए वह एक परिचित अंतरिक्ष यान डॉकिंग पोर्ट पर पहुंचा। वह पहले भी यहां एक बार आ चुका था और इस जगह से काफी परिचित था। हम आपको यहां लाए हैं पार्षद वान टेंग, आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, धन्यवाद। वान टेंग ने उसे मुट्ठी से सलामी दी, प्रकाश की एक किरण में बदल गया और अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी के स्थान की ओर उड़ गया। क्षुद्रग्रह बेल्ट से घिरे प्रत्येक उल्कापिंड पर अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी संरचनाएं अंकित थीं, जो अलग अलग गंतव्यों की ओर ले जाती थीं। वान टेंग को फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन तक ले जाने वाले स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे को खोजने की जरूरत थी।
अन्यथा कैओटिक स्टार सी और फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन के बीच की दूरी को देखते हुए अंतरिक्ष यान पर यात्रा काफ़ी लंबी होगी। वांग टेन की विदाई की स्थिति को देखकर ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि वांग टेंग एक नवनियुक्त पार्षद था जो 5 दफन सितारों की ओर जा रहा था। इससे पहले कई पार्षदों को 5 दफन सितारों तक पहुंचाने के बाद योद्धा को पता था कि उनमें से कुछ ही वापस लौटे हैं। पिछले पार्षदों की तुलना में वांग टेंग की उम्र कम थी और वह कम शक्तिशाली था, जिससे योद्धा को आश्चर्य हुआ कि क्या वह वापस लौट पाएगा। वांग टेंग ने तेजी से अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी का पता लगाया जो फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन की ओर जाता था। एक उल्कापिंड पर उतरते हुए उसने अपना पार्षद प्रतीक दिखाया और कहा, यहाँ कौन प्रभारी है? मुझे फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन जाना है। पार्षद, स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी को नियंत्रित करने वाले कई स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा चौंक गए। वे तुरंत अपने ध्यान की स्थिति से उठे और विनम्रतापूर्वक वांग टेंग को सलाम किया। कृपया, हम आपके लिए तुरंत अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय कर देंगे। अग्रणी योद्धा, एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा, ने वांग टेंग के सामने अत्यधिक सम्मान दिखाया। ठीक है। वांग टेंग ने बिना समय बर्बाद किए एक झटके में वह अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश कर गया। वांग टेंग को अपनी यात्रा के दौरान पार्षद की हैसियत के फायदे स्पष्ट रूप से पता चले। यहाँ तक कि ये साधारण स्वर्गीय लोग भी मंचीय मार्शल योद्धाओं और ब्रह्मांड मंचीय मार्शल योद्धाओं ने उनके प्रति बहुत सम्मान दिखाया। विशेषीकृत शाश्वत स्तरीय युद्धपोत से लेकर बिना अंक खर्च किए अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी को सक्रिय करना तथा दूसरों की प्रतीक्षा किए बिना सरणी को तुरंत खोलना। वांग टेंग ने अपने पार्षद पद के विशेषाधिकारों का पूरी तरह से अनुभव किया। ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा द्वारा निर्देशित योद्धाओं के समूह ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी को सक्रिय कर दिया। जमीन पर जटिल और रहस्यमय रून तुरंत चमक उठे और विशेषता बुलबुले उभर आए। वांग टेंग ने उन पर एक नज़र डाली और उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें उठा लिया। धमाका, आसमान में चांदी सफ़ेद प्रकाश का एक स्तंभ चमक उठा और वांग टेंग की आकृति वहीं गायब हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग को विदा करने के बाद योद्धाओं ने राहत की सांस ली। वह पार्षद तो बहुत युवा है। एक स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हाँ, वह हमसे भी कम उम्र का दिखता है और पार्षद बन गया है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। एक अन्य स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा ने ईर्ष्या व्यक्त की। 1 मिनट रुको, क्या हमारा अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन एरे फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन से जुड़ा नहीं है? कई स्वर्गीय मंच मार्शल योद्धाओं को अचानक एहसास हुआ, एक और पार्षद फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक क्षेत्र में अपनी मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा है। उनकी ईर्ष्या तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह सहानुभूति ने ले ली। मुझे अब याद आ गया, कुछ दिन पहले मैंने अकादमी में एक दोस्त से सुना कि वांग टेंग नाम का एक नया काउंसिल आया है जो 7वें स्टेलर अकादमी का एक नया छात्र है। मंच मार्शल योद्धा अचानक बोल उठा। नए छात्र? अन्य स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा हैरान थे। एक नया छात्र पार्षद कैसे बन सकता है? किसी ने असमंजस में प्रश्न किया। कौन जानता है, लेकिन मैंने सुना है कि उसने कई लोगों को नाराज किया है। अब ये सच लगता है, अन्यथा उसे फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन में उसकी मृत्यु के लिए नियुक्त नहीं किया जाता। मैंने सुना है कि वह 7वें स्टेलर अकादमी फ्रेशमैन लीडरबोर्ड का चैंपियन है और वह स्टार रैंकिंग में भी शामिल हो गया है। वह बहुत प्रसिद्ध है। वह स्टार रैंकिंग में जगह बनाने में सफल रहा। मुझे अब याद आ रहा है, किसी ने पहले भी उसका जिक्र किया था। वह नए छात्रों के बीच सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित प्रतिभा है। लेकिन वह बदकिस्मत है, उसे फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन में नियुक्त किया गया है। वहाँ गए अधिकांश पिछले पार्षद कभी वापस नहीं आए। हाँ, ये सही है। मुझे उम्मीद है कि यह काउंसलर वांग टेंग कुछ दिनों तक टिक सकता है। उसकी मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने स्टार रैंकिंग में जगह बनाई थी। चर्चाएं सहानुभूति और खेद से भरी हुई थीं। ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा की निगाहें कुछ बार झपकीं। उसने गहरी आवाज में कहा, बस चर्चा बंद करो। अकादमी मध्यस्थता संघ के पार्षदों से जुड़े मामले ऐसे नहीं हैं जिन पर हम लापरवाही से बात कर सकते हैं। सावधान रहो कि तुम्हारी बात न सुनी जाए। ठीक है, ठीक है। स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सहमति में स्वीकार किया। तारे बदल गए और आकाश परिवर्तित हो गया। वांग टेंग को क्षण भर के लिए धुंधलापन महसूस हुआ और उसने स्वयं को तारों से भरे आकाश के नीचे पाया। यह एक अत्यंत दूरस्थ और निर्जन ग्रह था। चारों ओर नज़र घुमाते हुए वह टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर चला गया। सरणी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार योद्धाओं ने केवल एक व्यक्ति को देखा और उसे पहचान लिया कि उसकी पहचान असाधारण थी। उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया, अपना डेविल स्लेयर अंतरिक्ष यान निकाला और प्रकाश की एक धारा में बदल गया, ब्रह्मांडीय शून्य में उड़ गया। राउंड बॉल 5 ड्यूरियल स्टॉस पर लॉक करें। ठीक है, चलो चलें। राउंड बॉल ने उत्साह से जवाब देते हुए कहा।
स्टेलर अकादमी में काफ़ी समय बिताने के बाद उसे आखिरकार आगे की खोज करने का मौका मिल रहा था। ये सही है, एक मोटी भेड़। प्रेत बहाव प्रादेशिक डोमेन। एक चिकना भयावह अंतरिक्ष यान ब्रह्मांडीय शून्य में से होकर गुजरा। कॉकपिट में बैठे हुए वान टेंग ने पैनोरामिक सिमुलेशन खोला, बाहर तारों के अपरिचित विस्तार को देखते हुए विस्मय की भावना महसूस की। ब्रह्मांड सचमुच विशाल था। पिछली बार जब वह किसी मिशन पर निकला था तो वह कैओटिक स्टार सी से निकलकर सीधे डेविलवुड स्टार की ओर चला गया था। रास्ते में उसने आसपास के दृश्यों की सराहना करने के लिए समय नहीं निकाला था। अब अराजक सितारा सागर को फिर से छोड़कर वह एक पूरी तरह से अपरिचित क्षेत्र की ओर जा रहा था। फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक क्षेत्र। अराजक सितारा सागर, चुड़ैल टॉवर प्रादेशिक डोमेन, प्रेत बहाव प्रादेशिक डोमेन और यहाँ तक कि लियुगुआन प्रादेशिक डोमेन जहाँ महान कियान साम्राज्य स्थित था, सभी बहुत दूर थे। वे अनगिनत प्रादेशिक डोमेन द्वारा अलग किए गए थे। यदि मार्शल योद्धा अपनी उड़ान पर भरोसा करते हैं तो कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा। अतीत में वान टेंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह अंतरतारकीय यात्रा के लिए इतनी लंबी दूरी पार कर सकेंगे। आखिरकार पृथ्वी पर जन्म लेने वालों के लिए ब्रह्मांड बहुत विशाल है और यह अप्रत्याशित खतरों का प्रतीक है। लोगों के कदम पृथ्वी के आसपास के कुछ निर्जन ग्रहों तक ही सीमित थे। अंतरतारकीय यात्रा एक समय अकल्पनीय थी, विशाल प्रादेशिक क्षेत्रों में यात्रा करना तो दूर की बात है। हालांकि अब उसे इसकी आदत हो गई थी। पृथ्वी छोड़ने के बाद से वह धीरे धीरे इस एकांत यात्रा से परिचित हो गया था। योद्धा का मार्ग प्रायः एकांतिक होता था, लेकिन सौभाग्यवश। तुम किस बारे में सोच रहे हो? गोल गेंद उसके चारों ओर तैर रही थी और अपनी बड़ी गोल आंखों से उत्सुकता से झुकी हुई थी। इस व्यक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। कुछ खास नहीं, वान टेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया, एक हाथ गोल माथे पर रखते हुए उसे धीरे से दूर धकेल दिया। टस, राउंड बॉल ने मुंह बनाया। हमारे पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? वान टेंग ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगभग 5 दिन में हम फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, राउंड बॉल ने तारा मानचित्र की जांच करते हुए कहा। वान टेंग ने सिर हिलाया और कहा, समय पर्याप्त होना चाहिए। फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक क्षेत्र काफ़ी अव्यवस्थित है और ब्रह्मांड के समुद्री डाकू अक्सर दिखाई देते हैं। अगर हम कुछ बड़े समुद्री डाकुओं के निशाने पर आ गए तो ये परेशानी का सबब बन सकता है, राउंड बॉल ने चेतावनी दी। ब्रह्मांड समुद्री डाकू, वान टेंग ने कहा। हाँ, समुद्री डाकुओं की तरह, लेकिन वे शक्तिशाली मार्शल योद्धा हैं। मैंने तुमसे पहले कहा था कि 5 दफन सितारों की यात्रा करने के लिए कुछ मजबूत मार्शल योद्धाओं को अंगरक्षक के रूप में काम पर रखना सबसे अच्छा है। फिर भी तुमने अकेले जाने पर जोर दिया। क्या होगा अगर हम समुद्री डाकुओं से मिलते हैं जो स्वर्ग मंच या ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा हैं? राउंड बॉल ने शिकायत की। अगर हम उनका सामना करते हैं तो हम उनका सामना करेंगे। मेरी ताकत के साथ साधारण स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं से निपटना आसान है। वान टेंग ने आत्मविश्वास दिखाया और वास्तव में उसके पास आत्मविश्वास होने के लिए योग्यता थी। बाहर के स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा स्टेलर अकादमियों के प्रतिभाशाली योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते, है न? राउंड बॉल ने कहा। समस्या यह है कि उनमें से कई हताश हैं। निडर लेकिन थोड़ा मुश्किल, वान टेंग ने अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए सिर हिलाया। क्या होगा अगर हम ब्रह्मांड स्तर के समुद्री डाकुओं से टकरा जाएं? राउंड बॉल ने फिर पूछा। क्या तुम मुझे बदकिस्मत नहीं बना सकते? वान टेंग कुछ अवाक रह गया और फिर बोला, वैसे ब्रह्मांड स्तर के शक्तिशाली लोग अंतरिक्ष डाकू कैसे बन सकते हैं? क्या दूसरे गुटों की सेवा करना बेहतर नहीं है? ये फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन में अद्वितीय वातावरण से संबंधित है। यहाँ अराजकता है और कभी कभी एक गुट की सेवा करने वाला एक मार्शल योद्धा ब्रह्मांड के समुद्री डाकू से भी तेजी से मर जाता है। इसके अलावा ब्रह्मांड का समुद्री डाकू होने से पैसा तेजी से आता है और यह अधिक लुभावना है क्योंकि यह मुफ्त और अनियंत्रित है, राउंड बॉल ने समझाया। इसके अलावा जब वे अन्य ग्रहों पर दिखाई देते हैं तो कितने लोग जान पाएंगे कि वे ब्रह्मांड के समुद्री डाकू हैं? बेशक कुछ मार्शल योद्धा जो ब्रह्मांड के समुद्री डाकू बनने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्होंने भी अन्य क्षेत्रीय डोमेन में विकास करने के लिए फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक डोमेन को छोड़ दिया है। यह उचित लगता है, वान टेंग ने आह भरी। ऐसा लगता है कि अगर हम उनसे भिड़ गए तो हमारे पास भागने का ही एकमात्र विकल्प है। मैंने सोचा था कि तुम शक्तिशाली हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं से लड़ सकते हो? राउंड बॉल ने शिकायत की। ये वान टेंग को याद दिला रहा था कि यद्यपि उसने कई ब्रह्मांड स्तर के प्राणियों को हराया था, लेकिन स्थितियां काफ़ी विशेष थीं। यदि उसे किसी ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा का सामना बिना किसी चोट के और बिना किसी बाहरी ताकत के करना पड़े तो वान टेंग की वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं होगी। मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मैं हिम्मत नहीं कर सकता, वान टेंग ने हंसते हुए कहा। अल्पविराम।
जिस दिशा में डेविल स्लेयर अंतरिक्ष यान जा रहा था उसी दिशा में एक छोटा सा स्वर्ग स्तर का अंतरिक्ष यान दर्जनों योद्धाओं को लेकर शून्य में छिपा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनमें से ज्यादातर आकाशीय मंच के योद्धा थे। उनकी संख्या लगभग 30 थी। लगभग 6 से 7 ब्रह्मांडीय मंच के योद्धा और सिर्फ एक स्वर्ग मंच का योद्धा था। अंतरिक्ष यान की मुख्य लॉबी के अंदर ये योद्धा शराब पी रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। उनके चारों ओर तरह तरह के हथियार बिखरे हुए थे और कुछ कम कपड़ों में सुंदरियां भी उनके साथ थीं। कभी कभी उनके मुंह से अभद्र और अश्लील भाषा निकलती थी। अरे वाह, हम 5 दिनों से इस जगह पर घात लगाए बैठे हैं और एक भी राहगीर नहीं आया। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं कप्तान से छिपने के लिए कोई दूसरी जगह खोजने को कहूंगा। चेहरे पर निशान वाले एक अधेड़ व्यक्ति ने शराब का एक बड़ा घूंट पीने के बाद शिकायत की। एक अन्य उग्र योद्धा ने कहा, इस बार हम सचमुच बदकिस्मत हैं। सामान्यतः हमें बहुत पहले ही कारोबार शुरू कर देना चाहिए था। अन्य मार्शल योद्धा भी तुरंत अपनी टिप्पणियों और अश्लील एवं असभ्य शब्दों के साथ इसमें शामिल हो गए। बीप बीप बीप। इसी समय अंतरिक्ष यान के अंदर अचानक अलार्म बज उठा। सभी योद्धा तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने देखा कि एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दे रही है। एक अधेड़ उम्र का आदमी उदास भाव से स्क्रीन पर दिखाई दिया और बोला, तैयार हो जाओ, आगे एक मोटी भेड़ है। भाइयों, व्यापार के लिए खुलने का समय हो गया है। एक मोटी भेड़। अंतरिक्ष यान के अंदर बैठे योद्धा उत्साह से चमक उठे। उन्होंने कई दिनों तक इंतजार किया और अंततः उन्हें एक मोटी भेड़ मिल गई। हाँ, सचमुच एक बहुत बड़ी भेड़। अंतरिक्ष यान में केवल एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा है, लेकिन वह एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान चला रहा है। ये किसी बड़े आदमी की संतान होगी। चलो इसे लूट लें, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा, ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान। हा, सभी लोग जोर से हंस पड़े। वे उत्साहित थे। आमतौर पर ब्रह्मांड के लुटेरों के अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष यान के अंदर जीवन के स्तर का पता लगाने में सक्षम उपकरण होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उन्हें मुश्किल विरोधियों का सामना न करना पड़े, जहां वे अपनी संपत्ति और अपनी जान दोनों खो सकते थे। इस अंतरिक्ष यान पर स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा थे। उन्होंने एक ऐसा उपकरण भी खरीदा जो ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान का पता लगा सकता था। वे ऐसे उपकरणों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार थे क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान में शक्तिशाली व्यक्ति सवार हो सकते थे और समय रहते उनसे बचने में विफल होने से मृत्यु हो सकती थी। दूसरे, ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान को चलाने वाले किसी व्यक्ति को लूटने से ज्यादा बड़ा इनाम मिल सकता था। अनुभव से पता चलता है कि ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान चलाने वाले कई व्यक्ति प्रमुख शक्तियों की संतान थे। उन्हें एक बार लूटने से समुद्री लुटेरे आधे साल या उससे ज्यादा समय तक जीवित रह सकते थे। फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन में ब्रह्मांड के समुद्री लुटेरों को इस बात की परवाह नहीं थी कि आप किसी बड़ी शक्ति की संतान हैं या नहीं। वे पहले लूटते थे और बाद में परिणामों से निपटते थे, जिसमें आमतौर पर पीछा किया जाना और शिकार करना शामिल था। फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन में बहुत सारे ब्रह्मांड समुद्री डाकू थे। अगर वे किसी को मार देते तो ब्रह्मांड में कोई नहीं जान पाता कि वे अपराधी थे। किसी भी मामले में ब्रह्मांड समुद्री डाकू के रूप में वे पेशेवर थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग, ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मांड के समुद्री डाकुओं से टकरा गए हैं। राउंड बॉल ने डेविल स्लेयर जहाज पर चिल्लाते हुए कहा। क्या? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वे अभी ब्रह्मांड के लुटेरों के बारे में बात कर रहे थे और अब उनका सामना उनसे हो गया। उन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया, राउंड बॉल ने अजीब भाव से कहा। जैसे ही वे पास पहुंचे, वांग टेंग ने पैनोरामिक सिमुलेशन के जरिए देखा कि एक छोटा अंतरिक्ष यान उनके ठीक सामने खड़ा था। अंतरिक्ष यान की सतह कई भयंकर आकृतियों से सजी हुई थी, जो एक खतरनाक रूप दे रही थी, मानो वे बेहद भयंकर हों। क्या ये ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान है? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। क्या ब्रह्मांड के लुटेरे इतने अमीर थे? वे ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान कैसे खरीद सकते थे? ये वास्तव में एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान है। राउंड बॉल भी आश्चर्यचकित था। ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मांड के समुद्री डाकू काफी अमीर हैं। हम इतने बदकिस्मत नहीं होंगे कि हमें ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा से मिलना पड़े, है न? वांग टेंग विशेष रूप से भयभीत नहीं था, बल्कि आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, क्या आप अंदर के योद्धाओं के स्तर का पता लगा सकते हैं? एक स्वर्ग चरण मार्शल योद्धा, 7 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा और 25 दिव्य चरण मार्शल योद्धा। राउंड बॉल ने स्कैनिंग के बाद तुरंत जवाब दिया। स्वर्ग मंच, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। वह स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं से नहीं डरता था। क्या ये ब्रह्मांड के लुटेरे सोचते हैं कि वे तुम्हें आसानी से लूट सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम ब्रह्मांड मंच के एकमात्र योद्धा हो? शायद इसीलिए वे इतने बेशर्म हैं। उन्होंने आसपास की जगह को सील करने की भी जहमत नहीं उठाई। राउंड बॉल को कुछ एहसास हुआ और उसने अजीब भाव से कहा, मुझे लगता है कि तुम सही हो, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा।
ये सब मूर्खों का झुंड है। वे संचार स्थापित करने का अनुरोध कर रहे हैं। राउंड बॉल ने अचानक कहा। तो फिर चलिए जवाब देते हैं। वान टेंग मुस्कुराया। राउंड बॉल ने सिर हिलाया और एक स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी उदास भाव से दिखाई दिया। उसने वान टेंग की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे छोटे दोस्त, हम तुम्हें लूट रहे हैं। अब कृपया आज्ञाकारी होकर सहयोग करो। मेरे लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ, नहीं तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। मैं कैसे सहयोग करूं? बस मुझे बता दो और मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगा। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। वान टेंग डरा हुआ दिखाई दिया, काफी डरा हुआ लग रहा था। हा हा हा, दूसरी तरफ से हंसी फूट पड़ी। अंतरिक्ष यान के अंदर मौजूद मार्शल योद्धाओं ने इस एक बड़ी शक्ति के उत्तराधिकारी का तमाशा देखा। इन विश्व डाकुओं के लिए प्रमुख शक्तियों के उत्तराधिकारियों को ऐसा दयनीय पक्ष दिखाते देखना निस्संदेह मनोरंजन का स्रोत था। आखिरकार वे ब्रह्मांड के समुद्री डाकू थे जो बाहर अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, जबकि दूसरा पक्ष आराम से जीवन जी रहा था। सिर्फ अपना मुंह खोलकर वे प्रचुर संसाधन प्राप्त कर सकते थे। तुलना में किसी को भी असंतुलन की भावना महसूस होगी। राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं। फिर से वही हुआ। ये लड़का काफी नाटकीय लगता है। उसे अभिनय करना बहुत पसंद है। अपना अंतरिक्ष यान खोलो और हमें नियंत्रण करने दो। विरोध मत करो, हम केवल धन के पीछे हैं। यदि तुम ईमानदारी से सहयोग करोगे तो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह पर मुस्कान आ गई और वह शांति से बोला, ठीक है, मैं विरोध नहीं करूंगा। कृपया मुझे नुकसान न पहुंचाएं। वान टेंग ने भयभीत होने का नाटक किया। फिर उसने राउंड बॉल को संकेत दिया और डेविल स्लेयर का दरवाजा खुल गया। वे लोग सामने वाले स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकले और डेविल स्लेयर में घुस गए। उन्होंने अपनी नई लूट का आंकलन किया और बहुत खुश हुए। कैप्टन, ये ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान अविश्वसनीय है। यह उस यान से बहुत बेहतर है जिसे हमने बड़ी मुश्किल से खरीदा था। हम वाकई भाग्यशाली हैं, दाग धब्बों वाले योद्धा ने खुशी से कहा। मात्र $1 में विज्ञान